मनुष्य ने जब पहली बार आग जलाई थी, तब शायद उसे ये आभास नहीं था कि वो केवल रोशनी नहीं जला रहा, वो एक पूरी सभ्यता की नींव रख रहा है। हजारों वर्षों की इस यात्रा में मनुष्य ने नगर बसाए, नियम गढ़े, आस्थाएं रची और व्यवस्थाएं खड़ी की। ये सब इसलिए था ताकि जीवन सरल हो सके, सुरक्षित हो सके और अर्थपूर्ण बन सके। पर इसी यात्रा में मनुष्य के साथ एक और सत्ता भी चलती रही, शांत, अदृश्य और अत्यंत प्रभावशाली। ये सत्ता किसी राजा के मुकुट में नहीं थी, न किसी सेना की तलवार में। ये सत्ता उन संरचनाओं में थी जिन्हें मनुष्य ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जो धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी होती चली गई। समाज, धर्म, राज्य और अर्थव्यवस्था ये कभी साधन थे, लक्ष्य नहीं। पर समय के साथ इन साधनों को संचालित करने वाले हाथ बदल गए। यहीं से एक नए वर्ग का उदय हुआ, ठेकेदारों का वर्ग। ये ठेकेदार ईंट पत्थर के नहीं थे। इन्होंने विचारों के ठेके लिए, आस्थाओं के ठेके लिए, नैतिकता के ठेके लिए, संस्कृति, अधिकार, संसाधन और अवसर सब कुछ ठेके पर ले लिया। इनके पास कानून की भाषा थी, पर विवेक नहीं। इनके पास परंपरा का हवाला था, पर मानवता नहीं। इनके हाथों में नियम लिखने की कलम भी थी और व्यवस्था खोलने बंद करने की चाबी भी। ये पुस्तक उन्हीं अदृश्य हाथों की कहानी है जो कभी नैतिकता के नाम पर दिशा तय करते हैं, कभी सुरक्षा के नाम पर सीमाएं खींचते हैं, कभी परंपरा की रक्षा का दावा करते हैं और कभी विकास के नाम पर मनुष्य को ही हाशिए पर धकेल देते हैं। आज का मनुष्य पढ़ा लिखा है, तकनीक से लैस है और स्वयं को स्वतंत्र मानता है। फिर भी उसके फैसले, उसकी इच्छाएं और उसका भविष्य अक्सर किसी और द्वारा तय किए गए खांचों में फिट किए जा रहे हैं। हमें लगता है हम चुन रहे हैं, पर सच ये है कि हमारे सामने विकल्प पहले से छांट दिए जाते हैं। समाज के ठेकेदार तय करते हैं कि सम्मान किसे मिलेगा। धर्म के ठेकेदार बताते हैं कि सत्य किसके पास है। राज्य के ठेकेदार तय करते हैं कि सुरक्षा के नाम पर हम कितना छोड़ सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के ठेकेदार ये निर्धारित करते हैं कि अवसर किसकी किस्मत बनेंगे और किसके लिए वे केवल सपना ही रहेंगे। ये पुस्तक किसी विद्रोह की घोषणा नहीं है, ये किसी संस्था पर हमला नहीं है। ये केवल उस ठेकेदारी मानसिकता पर सवाल है जो मनुष्य से उसका विवेक, उसके विकल्प और उसकी गरिमा छीन लेती है। ये पुस्तक किसी निष्कर्ष तक नहीं ले जाना चाहती, ये केवल आपको आपके ही प्रश्नों के सामने खड़ा करना चाहती है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य सवाल पूछने लगता है, उसी दिन सत्ता की परतें दरकने लगती हैं और शायद उसी दिन वो अदृश्य सत्ता पहली बार दिखाई देने लगती है। मानवता का भविष्य किसी नई व्यवस्था में नहीं, बल्कि उस साहस में छिपा है जब मनुष्य अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपनी स्वतंत्रता का स्वामी स्वयं बने, ठेकेदारों के नहीं। ठेकेदारों का उदय, सत्ता का नया चेहरा। मनुष्य को अराजकता कभी रास नहीं आई। अव्यवस्था उसे डराती रही है और व्यवस्था उसे सुरक्षा का भरोसा देती रही है। इसी डर और इसी भरोसे के बीच मनुष्य ने धीरे धीरे अपने चारों ओर ढांचे खड़े किए। पहले परिवार, फिर कबीला, फिर समुदाय, फिर जनजाति, राज्य और अंततः राष्ट्र। इन सभी संरचनाओं का उद्देश्य एक सा था: जीवन सुरक्षित हो, नियम स्पष्ट हों और समाज चल सके। पर हर संरचना के साथ एक अनकहा प्रश्न जन्म लेता है, इसे चलाएगा कौन? यहीं से सत्ता का प्रवेश होता है और सत्ता के साथ ही शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसका अंत मनुष्य स्वयं नहीं जानता। व्यवस्था से सत्ता तक। जब समाज छोटा था, तब निर्णय भी सरल थे। सब साथ बैठते थे, बोलते थे, सहमत होते थे। सत्ता किसी एक की नहीं, सबकी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ा, संसाधन जटिल हुए और रिश्ते उलझते गए, सामूहिक निर्णय बोझ बनते चले गए। तब मनुष्य ने कहा, कोई और तय कर ले। किसी को प्रधान बनाया गया, किसी को पुरोहित, किसी को शासक, किसी को विशेषज्ञ। यहीं पहली दरार पड़ी, क्योंकि सत्ता अब सामूहिक नहीं रही, वो व्यक्तियों के हाथों में जाने लगी। और सत्ता का व्यक्तियों में सिमटना ही ठेकेदारी मानसिकता का पहला बीज था। ठेकेदार का जन्म। ठेकेदार वो नहीं होता जो केवल व्यवस्था चलाता है। ठेकेदार वो होता है जो ये मान लेता है कि वो तय करेगा कि कौन सही है, कौन गलत, किसे अवसर मिलेगा और किसे बाहर रखा जाएगा।
जब निर्णय सेवा नहीं और नियंत्रण उद्देश्य बन जाए, तब संचालक ठेकेदार बन जाता है। धीरे धीरे ये वर्ग उभरता है, ऐसा वर्ग जो सत्ता का स्वामी नहीं दिखता, पर सत्ता की दिशा तय करता है। सत्ता का नया चेहरा। आधुनिक युग में सत्ता अब सिंहासन पर बैठी नहीं दिखती। वो न तो मुकुट पहनती है, न तलवार उठाती है। आज सत्ता परतों में बटी हुई है और हर परत पर एक ठेकेदार खड़ा है। समाज के ठेकेदार जो तय करते हैं कि सम्मान कैसा दिखेगा। धर्म के ठेकेदार जो ये बताते हैं कि सत्य किसके पास है। राज्य के ठेकेदार जो सुरक्षा के नाम पर सीमाएं तय करते हैं। अर्थव्यवस्था के ठेकेदार जो अवसरों की चाबी अपने पास रखते हैं। मीडिया, नैरेटिव, तकनीक और डेटा, इन सब के भी अपने ठेकेदार हैं। ये ऐसी सत्ता है जो दिखाई नहीं देती, पर हर जगह मौजूद रहती है। ये आदेश नहीं देती, ये आदतें बनाती है। ये दंड नहीं देती, ये सोच बदलती है। ये शासन नहीं करती, ये कंडीशनिंग करती है। ठेकेदार मानसिकता की जड़। ठेकेदार मानसिकता सत्ता से नहीं, मानसिक श्रेष्ठता के भ्रम से पैदा होती है। ये विश्वास कि मैं बेहतर जानता हूं। इस भ्रम से जन्म लेते हैं नियम जो स्थायी सत्य घोषित कर दिए जाते हैं। फिर आता है डर। डर समाज से बहिष्कार का, डर ईश्वर की नाराजगी का, डर देशद्रोह का, डर बेरोजगारी का। डर मनुष्य को झुका देता है और झुका हुआ मनुष्य सबसे आसान शिकार होता है। अनुबंध से ठेके तक। समाज कभी एक अनुबंध था जहां हर व्यक्ति अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता देकर सामूहिक सुरक्षा पाता था। पर जब अनुबंध की शर्तें कुछ ही लोग तय करने लगे, तो अनुबंध ठेका बन गया। अब व्यवस्था मनुष्य के लिए नहीं रही, मनुष्य व्यवस्था के लिए हो गया। समानता शब्दों में रह गई, मानवता भाषणों में सिमट गई और हित नीति बन गए। आधुनिक ठेकेदारों का साम्राज्य। आज के ठेकेदारों के पास हथियार नहीं है, पर उनके पास है कहानी गढ़ने की ताकत, सूचना छांटने की शक्ति, डेटा पर अधिकार, पूंजी का नियंत्रण और वैधता का आवरण। जो सोच पर अधिकार कर ले, उसे दीवारें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस अध्याय का अंत नहीं, शुरुआत। ठेकेदारी व्यवस्था अचानक नहीं बनी, ये इतिहास की धीमी परतों से निकली है। सत्ता हमेशा रही है, पर आज वो इतनी सूक्ष्म, इतनी जटिल और इतनी अदृश्य हो गई है कि मनुष्य को ये भी पता नहीं चलता कि वो किसके प्रभाव में जी रहा है। ठेकेदार वही है जो व्यवस्था के नाम पर मनुष्य की स्वतंत्रता, विवेक और गरिमा को अपने अधीन कर ले। यहीं से इस पुस्तक की यात्रा शुरू होती है, सत्ता के इस नए चेहरे को पहचानने की यात्रा। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे समाज, धर्म, राज्य और अर्थव्यवस्था मिलकर ठेकेदारी का वो जाल बुनते हैं, जिसमें फंसता हुआ मनुष्य जितना छटपटाता है, उतना ही गहराई में उतरता चला जाता है। मानवताकरण के विरुद्ध संरचनाएं, व्यवस्था क्यों बगावती हुई? मनुष्य ने व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि जीवन सरल हो जाए। पर इतिहास की विडंबना ये है कि आज मनुष्य सबसे अधिक उसी व्यवस्था में उलझा हुआ है जिसे उसने अपनी सुविधा के लिए गढ़ा था। ये कोई राजनैतिक बहस नहीं है, ये कोई वैचारिक युद्ध भी नहीं है, ये उससे कहीं गहरा संघर्ष है, मनुष्य और उसकी बनाई संरचनाओं के बीच। ये अध्याय उसी क्षण को समझने का प्रयास है जब व्यवस्था ने सेवा छोड़कर स्वामित्व की राह पकड़ ली। व्यवस्था का पहला वादा। मानव इतिहास में हर व्यवस्था 3 सरल वादों के साथ आई थी। सुरक्षा, ताकि व्यक्ति भयमुक्त रह सके। स्थिरता, ताकि जीवन में निरंतरता बनी रहे। न्याय, ताकि कोई स्वयं को अकेला ना महसूस करे। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, इन वादों की रक्षा करने वाले धीरे धीरे उनके मालिक बनते चले गए। किसी भी संस्था का पहला लक्ष्य मनुष्य नहीं रहा, उसका लक्ष्य बन गया अपना अस्तित्व बचाए रखना। यहीं से व्यवस्था का स्वभाव बदलने लगा। जब संरचनाएं अपने निर्माता से अलग हो जाती हैं, समाजशास्त्र कहता है कि जब कोई संरचना अपने उद्देश्य से अलग होकर खुद के लिए काम करने लगे, तो वो स्वायत्त हो जाती है। आधुनिक सभ्यता में यही सबसे बड़ी त्रासदी घटी। समाज अपनी राह चलने लगा, धर्म अपने नियमों में उलझ गया, राज्य अपनी शक्ति में व्यस्त हो गया, अर्थव्यवस्था अपने विस्तार में डूब गई, और मनुष्य इन सब के बीच धीरे धीरे गौण होता चला गया। वो व्यवस्था का केंद्र नहीं रहा, वो उसका ईंधन बन गया। मर्यादा से नियंत्रण तक की यात्रा।
कभी व्यवस्था मर्यादा थी, एक लचीला मानवीय ढांचा, जहां संवाद था, विकल्प थे, समझ थी। फिर मर्यादा नियम बनी, नियम अनुशासन बने और अनुशासन नियंत्रण में बदल गया। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये चुपचाप हुआ। नियमों ने कहा, ये व्यवस्था के लिए जरूरी है। नियंत्रण ने कहा, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। और यही मनुष्य ने पहला सवाल खो दिया। स्वतंत्रता का शांत क्षरण। स्वतंत्रता कभी छीनकर नहीं ली जाती, उसे धीरे धीरे सिखाकर छोड़ा जाता है। पहले बताया जाता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, फिर विकल्प सीमित कर दिए जाते हैं, फिर ये समझाया जाता है कि विकल्प ही समस्या है, और अंत में मनुष्य उन्हीं सीमाओं को अपनी पसंद मानने लगता है। यही वो क्षण है जब कैद नियम बन जाती है और डर सुरक्षा। 4 संरचनाएं, एक ही परिणाम। समाज ने पहचान दी, फिर उसी पहचान को सीमा बना दिया। धर्म ने आस्था दी, फिर भय और पवित्रता का नियंत्रण रच दिया। राज्य ने सुरक्षा दी, फिर निगरानी को अधिकार बना लिया। अर्थव्यवस्था ने साधन दिए, फिर जीवन को ही उत्पाद में बदल दिया। चारों का परिणाम एक था, मनुष्य छोटा होता गया। व्यवस्था की बगावत का असली कारण। हर व्यवस्था एक चीज से डरती है, अराजकता से, और इसी डर में वो ये मान लेती है कि मनुष्य मूलतः अव्यवस्थित है। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि व्यवस्था मनुष्य के लिए बनी थी, मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं। जब ये संतुलन टूटता है, तभी व्यवस्था बगावती हो जाती है, अपने ही निर्माता के खिलाफ। मानवता कहाँ खो गई? जब प्रश्नों को विद्रोह कहा जाने लगे, जब विकल्पों को खतरा माना जाए, जब सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता घटती चली जाए, तब मानवता चुपचाप दरकिनार हो जाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष सरल है, व्यवस्था आवश्यक है, पर सर्वोच्च नहीं। मनुष्य व्यवस्था से बड़ा है, और जिस दिन व्यवस्थाएं ये भूल जाती हैं, उसी दिन वे मानवता के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। अगला अध्याय हमें ले जाएगा उस क्षेत्र में जहां ठेकेदारी सबसे पहले जन्म लेती है, समाज, सम्मान और पहचान की राजनीति। नैरेटिव की राजनीति, विचारों की ठेकेदारी। मानव इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध हमेशा मैदानों में नहीं लड़े गए। कई युद्ध दिमागों में लड़े गए और बिना खून बहाए जीत लिए गए। आज का युग तलवारों का नहीं, विचारों का युग है। यहां हथियार शब्द हैं, सेनाएं नैरेटिव हैं, और कमांडर वो ठेकेदार जो ये तय करते हैं कि समाज क्या सोचेगा और किस दिशा में सोचेगा। ये अध्याय इसी अदृश्य साम्राज्य की कहानी है। नैरेटिव, अदृश्य वास्तुकार। नैरेटिव कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो ढांचा है जिसके भीतर पूरी दुनिया को समझा जाता है। नैरेटिव तय करता है कौन सही है, कौन गलत, किसे सम्मान मिलेगा, किसे अपराधी कहा जाएगा, कौन आदर्श बनेगा और कौन विचलन। ये एक मानसिक चश्मा है, और जिस दिन ठेकेदार उस चश्मे का रंग बदल देते हैं, उसी दिन सारी वास्तविकता बदल जाती है। विचारों की ठेकेदारी कैसे काम करती है? विचारों का नियंत्रण किसी एक मंच से नहीं होता, ये एक शांत, बहुस्तरीय प्रक्रिया है। पहला स्तर, सूचना का चयन। क्या दिखेगा और क्या नहीं, यही तय करता है कि समाज क्या सोचेगा। दूसरा स्तर, व्याख्या का निर्माण। एक ही घटना को कई तरह से कहा जा सकता है। जो व्याख्या बार बार दोहराई जाए, वही सत्य बन जाती है। तीसरा स्तर, पुनरावृत्ति। किसी विचार को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो तर्क नहीं, विश्वास बन जाता है। यही है विचारों की ठेकेदारी। सही और गलत का ठेका। मनुष्य नैतिक है, पर उसकी नैतिकता जन्म से तय नहीं होती, उसे सिखाया जाता है। और यही वो जगह है जहां ठेकेदार प्रवेश करते हैं। समाज, धर्म, राज्य और मीडिया मिलकर तय करते हैं कौन सम्मान योग्य है, कौन संदिग्ध, कौन राष्ट्रभक्त, कौन पथभ्रष्ट, कौन प्रगतिशील, कौन पिछड़ा। ये श्रेणियां वास्तविकता से कम और नैरेटिव से ज्यादा बनती हैं। सही गलत का मानक नैतिक नहीं, राजनैतिक हो जाता है। सत्य से भी शक्तिशाली नैरेटिव। नैरेटिव को सत्य होना जरूरी नहीं होता, उसे केवल विश्वसनीय दिखना होता है। ठेकेदार ये जानते हैं, तथ्य बहस मांगते हैं, भावनाएं नहीं।
आंकड़े बदले जा सकते हैं, डर नहीं। तर्क थक सकता है, आक्रोश नहीं। इसीलिए आधुनिक सत्ता तथ्यों से नहीं, भावनाओं से चलती है। नैरेटिव के 5 हथियार। भाषा, शब्द बदलो, अर्थ बदल जाएगा। मीडिया, सूचना की गति तय करता है और सोच की दिशा भी। धर्म, पवित्रता नैरेटिव को अप्रश्नीय बना देती है। शिक्षा और इतिहास, जो किताबों में लिखा गया वही पीढ़ियों का सच बन जाता है। सामाजिक दबाव, बहुमत की आवाज अल्पमत को चुप करा देती है। इन 5 के साथ नैरेटिव अजेय बन जाता है। जब व्यक्ति गायब हो जाता है, नैरेटिव ये भी तय करता है कि अच्छा व्यक्ति कैसा होगा, और जो इस सांचे में नहीं ढलता वो अलग कहलाता है, वो संदिग्ध बनता है, वो दोषी ठहराया जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। वो सोचता वही है जो उससे सोचना अपेक्षित है, और यही सबसे बड़ी जीत है विचारों के ठेकेदारों की। विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ। विचारों की ठेकेदारी सीधे जंजीर नहीं पहनाती, ये दिमाग की दिशा बदल देती है। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब मनुष्य ये पहचान सके कौन सा विचार उसका है, कौन सा उसे सिखाया गया और कौन सा उस पर थोपा गया। जिस दिन ये पहचान आ जाती है, उसी दिन नैरेटिव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अगला अध्याय हमें ले जाएगा उस पहली जगह पर जहां ये ठेकेदारी जन्म लेती है। सम्मान, पहचान और समाज की राजनीति। सामाजिक सम्मान का ठेका। कौन तय करता है कि आप अच्छे हैं? मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। उसे भीड़ चाहिए, समुदाय चाहिए, और सबसे बढ़कर स्वीकृति और सम्मान। यही मानवीय आवश्यकता समाज की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन जाती है। सम्मान के लिए मनुष्य अपनी इच्छाएं दबा देता है, अपने प्रश्न छुपा लेता है, और कई बार अपने भीतर की सच्चाई तक को चुप करा देता है। लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, सम्मान का फैसला करता कौन है? कौन तय करता है कि आप अच्छे हैं या गलत? कौन ये निर्धारित करता है कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका स्वीकार्य है या नहीं? ये अध्याय इसी अदृश्य ठेकेदारी की कहानी है, जहां समाज सम्मान के नाम पर मनुष्य की स्वतंत्रता को गिरवी रख लेता है। सम्मान, अपनापन या बंधन? सम्मान का अर्थ है स्वीकार किया जाना, पर जब यह तय करने का अधिकार कुछ हाथों में चला जाता है कि कौन स्वीकार्य है और कौन नहीं, तो सम्मान एक मानवीय अनुभूति नहीं, एक नियंत्रण तंत्र बन जाता है। सम्मान मनुष्य को समाज से जोड़ता है, पर वही सम्मान उसे समाज से बांध भी देता है। धीरे धीरे ये बंधन व्यक्ति के भीतर सबसे मजबूत कारागार बन जाता है, ऐसा कारागार जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। अच्छा होने का पाठ कौन पढ़ाता है? समाज शायद ही कभी पूछता है, तुम क्या बनना चाहते हो? वो पूछता है, तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसा तुम्हें होना चाहिए? अच्छा होने की परिभाषा व्यक्ति नहीं गढ़ता, उसे सौंप दी जाती है। ये परिभाषा 4 स्रोतों से बनती है। रूढ़ियां, जो समय के साथ सत्य मान ली जाती हैं। परंपराएं, जो कभी समझौते थीं, अब आदेश बन चुकी हैं। मान्यताएं, जिन पर सवाल करना अपराध समझा जाता है। और समूह हित, जिससे समूह को लाभ हो, वही नैतिकता बन जाती है। यहीं से सम्मान की ठेकेदारी शुरू होती है। सम्मान का कारोबार। समाज के ठेकेदार हर युग में अलग अलग रूप लेते हैं। परिवार, समुदाय, जाति समूह, स्थानीय नेता, नैतिक संरक्षक और आज के समय में डिजिटल भीड़, ये सभी मिलकर सम्मान का कारोबार चलाते हैं। किसी को पुरस्कार मिलता है, संस्कारी, आदर्श, अच्छा इंसान। किसी को दंड, बिगड़ा हुआ, बागी, अनैतिक। बीच में डर काम करता है, लोग क्या कहेंगे, और तुलना, जो व्यक्ति की आत्मा को चुपचाप कमजोर कर देती है। सम्मान अब गुण नहीं रहता, वो एक सौदा बन जाता है, जहां व्यक्ति अपनी जिंदगी गिरवी रखकर थोड़ी सी स्वीकृति खरीदता है। पहचान की फैक्ट्री। समाज पहले ही तय कर देता है कि आप कौन हैं। आपकी जाति, आपका लिंग, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपकी आर्थिक हैसियत। फिर वही समाज इन पहचानों के आधार पर आपके सम्मान का मूल्य तय करता है। यानी पहले आपकी सीमाएं तय की जाती हैं, फिर उन्हीं सीमाओं में आपकी अच्छाई नापी जाती है। ये दोहरा नियंत्रण है, पहचान पर भी और सम्मान पर भी। और व्यक्ति
वो अच्छा कहलाने की चाह में खुद को ही छोड़ देता है। असहमति का दंड। समाज कहता है, हमारी मर्यादाएं हैं, पर ये मर्यादाएं अक्सर दमन का औजार बन जाती हैं। जो अलग सोचता है उसे बहिष्कार मिलता है, जो सवाल पूछता है उसकी चर्चा होती है, जो झुकने से इनकार करता है उसे बदनाम किया जाता है। इस डर में मनुष्य अपने प्रश्न निगल लेता है, अपनी स्वतंत्रता छोड़ देता है और इसे संस्कार समझ लेता है। सामूहिकता का भ्रम। समाज कहता है, जो सबके लिए अच्छा है वही सही है, पर यह शायद ही पूछा जाता है, इस सब की परिभाषा कौन तय कर रहा है। अक्सर सामूहिक हित के नाम पर कुछ ठेकेदार अपने हित साधते हैं। सम्मान का भय इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अपनी आज़ादी खुद छोड़ देता है, और यही सम्मान की सबसे बड़ी विडंबना है। सम्मान की असली कीमत। सम्मान सुंदर है जब वो स्वतंत्रता के साथ चलता है, लेकिन जब वही सम्मान स्वतंत्रता का गला घोंटने लगे तो वो सम्मान नहीं रहता, वो सत्ता का औजार बन जाता है। ये अध्याय हमें एक बात याद दिलाता है, समाज की स्वीकृति आवश्यक है, पर उसके ठेकेदारी नियंत्रण को पहचानना और भी आवश्यक है। हर वो सम्मान जो व्यक्ति को छोटा कर दे, सम्मान नहीं होता, और हर वो समाज जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनाए, वही वास्तव में मानवता की ओर बढ़ता समाज होता है। संस्कृति की ठेकेदारी, पहचान की फैक्ट्री। मनुष्य जन्म से ही संस्कृति का वाहक नहीं होता, वो उसे गढ़ता है, अपने अनुभवों से, अपनी जरूरतों से, अपने परिवेश से। कभी एक इशारा, कभी एक गीत, कभी कोई रीति, यहीं से संस्कृति जन्म लेती है। पर इतिहास हमें यह भी बताता है कि संस्कृति जितनी सहज होती है, उतनी ही आसानी से नियंत्रण का औजार भी बन जाती है। जब संस्कृति जीने की शैली से सत्ता की रणनीति बन जाए, तभी संस्कृति की ठेकेदारी शुरू होती है। जीवंत परंपरा से प्रबंधित संपत्ति तक। प्रारंभिक समाजों में संस्कृति नदी की तरह बहती थी, अपनी गति से, अपने रास्ते बनाते हुए। लेकिन जिस दिन सत्ता ने यह समझ लिया कि संस्कृति पर अधिकार मनुष्य पर अधिकार है, उसी दिन संस्कृति का स्वाभाविक बहाव रोक दिया गया। अब संस्कृति उगाई जाने लगी, काटी जाने लगी, सजाई जाने लगी। किस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, किसे भुला दिया जाएगा, ये समाज नहीं, संस्कृति के ठेकेदार तय करने लगे। पहचान की फैक्ट्री। संस्कृति पहचान देती है, पर ठेकेदारी संस्कृति पहचान थोपती है। अब व्यक्ति ये नहीं चुनता कि वो क्या है, उसे बताया जाता है। क्या पहनना सभ्य है, कैसे बोलना शालीन है, कौन सी भाषा श्रेष्ठ है, कौन सी कला हमारी है, कौन से त्योहार अनिवार्य है। धीरे धीरे पसंद अनुशासन में बदल जाती है और संस्कृति पहचान का कारागार बन जाती है। व्यक्ति खुद को नहीं जीता, वो संस्कृति का अभिनय करता है। चयन, दमन और पुनर्लेखन। संस्कृति कभी तटस्थ नहीं होती, वो हमेशा चयन करती है। सत्ता स्नेही परंपराएं सजाई जाती हैं, असहज परंपराएं अदृश्य कर दी जाती हैं। कुछ संस्कृतियों को अशुद्ध कहा जाता है, कुछ कलाओं को निम्न, और जो यादें सत्ता को असहज करती हैं, उन्हें इतिहास से मिटा दिया जाता है। जब सत्ता संस्कृति लिखती है, तो स्मृति भी उसी की हो जाती है। संस्कृति का बाजार। आज संस्कृति विरासत नहीं, ब्रांड है। त्योहार पैकेज हैं, भोजन पहचान है, भाषा प्रतिष्ठा है और परंपरा उत्पाद। संस्कृति के ठेकेदार अब दो रूपों में दिखाई देते हैं, जो संस्कृति बेचते हैं और जो संस्कृति बचाने का दावा करते हैं। विडंबना यह है कि दोनों अक्सर एक ही होते हैं। संस्कृति से हथियार तक। जब संस्कृति को सत्ता मिलती है, तो वो विभाजन पैदा करती है। हम और वे इसी क्षण जन्म लेते हैं। भाषा, पहनावा, खान-पान, त्योहार सब मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाते हैं। संस्कृति जो कभी पुल थी, अब दीवार बन जाती है, और मनुष्य ये भूल जाता है कि संस्कृति उसकी रचना है, वो उसका कैदी नहीं। संस्कृति को मुक्त कौन करेगा? असल प्रश्न ये नहीं है कि संस्कृति क्या है, असल प्रश्न ये है कि उसे तय कौन करता है। संस्कृति तब तक जीवंत रहती है जब तक वो लोगों की जिंदगी में सांस लेती है। जैसे ही वो संस्थाओं, सत्ता समूहों और ठेकेदारों के हाथों में जाती है, वो कठोर हो जाती है।
संस्कृति की मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक एजेंसी वापस ले, जब वो कह सके कि संस्कृति मेरे जीवन की अभिव्यक्ति है, मेरे जीवन का नियंत्रण नहीं। यहीं से पहचान की फैक्ट्री टूटती है और संस्कृति फिर से मनुष्य की हो जाती है। परिवार और समुदाय, निजी जीवन का सार्वजनिक नियंत्रण, व्यक्ति बनाम सामाजिक अपेक्षाएं। मनुष्य को अक्सर सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये वाक्य सत्य है, लेकिन अधूरा भी। मनुष्य समाज में जन्म लेता है, समाज से भाषा सीखता है, समाज से पहचान पाता है और समाज के सहारे ही सुरक्षित महसूस करता है। पर यही समाज जब सत्ता ठेकेदारों, परंपराओं के रक्षकों और नैतिकता के स्वघोषित पहरेदारों के हाथों में चला जाता है, तो मनुष्य के जीवन की सबसे निजी जगहों में भी बिना अनुमति प्रवेश करने लगता है। परिवार और समुदाय, जिन्हें सबसे आत्मीय, सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद माना जाता है, अक्सर वही संरचनाएं बन जाते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे गहरा नियंत्रण स्थापित करती हैं। कभी ये नियंत्रण प्रेम के नाम पर होता है, कभी संस्कार के नाम पर, कभी प्रतिष्ठा के नाम पर और कभी उस एक अदृश्य भय के नाम पर। लोग क्या कहेंगे? अदृश्य दीवारें। परिवार और समुदाय केवल रिश्तों का समूह नहीं होते, वे अपेक्षाओं, मान्यताओं और सीमाओं की एक अदृश्य दीवार खड़ी करते हैं। ये दीवार दिखाई नहीं देती, पर इसके बाहर निकलने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। ये दीवार तय करती है किससे प्रेम किया जा सकता है, किससे विवाह किया जाना चाहिए, किस धर्म या जाति में रहना सुरक्षित है, कौन सा काम सम्मानजनक है, क्या पहनना उचित है, स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं क्या होंगी और बच्चों को किस सांचे में ढाला जाएगा। इन सवालों के उत्तर व्यक्ति से कम और समूह से अधिक आते हैं। यहाँ निजी निर्णय निजी नहीं रहते, वे सामूहिक संपत्ति बन जाते हैं। सम्मान, स्वतंत्रता के विरुद्ध सबसे मजबूत तर्क। परिवार का सबसे शक्तिशाली शब्द है सम्मान। ये सम्मान इतना नाजुक बताया जाता है कि व्यक्ति की एक स्वतंत्र पसंद से इसके टूट जाने का डर पैदा कर दिया जाता है। इसी सम्मान के नाम पर प्रेम पर रोक लगाई जाती है, सपनों को अव्यावहारिक कहा जाता है, इच्छाओं को त्याग का नाम दिया जाता है, स्त्रियों की स्वतंत्रता को मर्यादा में बांधा जाता है और युवाओं से आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है। धीरे धीरे सम्मान नैतिक मूल्य नहीं रह जाता, बल्कि नियंत्रण का औजार बन जाता है। परिवार का काम संरक्षण से अनुशासन में बदल जाता है और अनुशासन समय के साथ दमन का रूप ले लेता है। समुदाय, एक स्थायी सार्वजनिक अदालत। समुदाय हमेशा से एक अनौपचारिक अदालत रहा है। ये अदालत कानून से नहीं, भावनाओं, परंपराओं और सामूहिक धारणाओं से चलती है। इस अदालत में गवाही की जरूरत नहीं होती, सबूत की आवश्यकता नहीं होती और अपील का कोई अधिकार नहीं होता। निर्णय सामूहिक मत से लिया जाता है और सजा बहिष्कार, अपमान, दबाव या कभी-कभी हिंसा भी किसी भी रूप में दी जा सकती है। ये न्याय प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे कठोर शत्रु है, क्योंकि ये केवल व्यवहार को नहीं, पहचान को भी नियंत्रित करती है। प्रेम और विवाह, भावनाएं भी सामाजिक संपत्ति। प्रेम और विवाह, जो मनुष्य की जीवन के सबसे निजी निर्णय होने चाहिए, समाज की दृष्टि में अक्सर व्यक्तिगत नहीं होते। समाज तय करता है प्रेम कहाँ तक स्वीकार्य है, विवाह किससे होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस रीति से होगा और कौन से संबंध वैध माने जाएंगे। भावनाओं पर यह नियंत्रण इतना गहरा होता है कि अनेक लोग पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप जीते रहते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी समाज सलाहकार से अधिक प्रहरी की भूमिका निभाता है। व्यक्ति और समुदाय, एक अनिवार्य संघर्ष। समुदाय स्थिरता चाहता है, व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। समुदाय परंपरा चाहता है, व्यक्ति प्रयोग चाहता है। ये संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन इसे अक्सर अनैतिक, असामाजिक और विद्रोहपूर्ण घोषित कर दिया जाता है। व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो अपने सपनों को समुदाय की झोली में डाल दे और बदले में उसे सदस्यता का प्रमाण पत्र मिल जाए। इस भ्रम ने असंख्य पीढ़ियों को बंधन में रखा है। स्वस्थ परिवार और नियंत्रित परिवार। हर परिवार समान नहीं होता। एक ओर होते हैं स्वस्थ परिवार, जहां प्रेम स्वतंत्रता देता है। दूसरी ओर होते हैं नियंत्रक परिवार, जहां प्रेम अनुशासन की शर्त पर मिलता है। स्वस्थ परिवार संवाद को जगह देता है, असहमति को स्वीकार करता है, व्यक्ति की पसंद का सम्मान करता है, रिश्तों को सहारा मानता है, बंधन नहीं। नियंत्रक परिवार प्रश्नों को विद्रोह समझता है,
निर्णयों को अधिकार मानता है, इच्छाओं को अनुशासनहीनता कहता है और परिवर्तन को संकट। एक परिवार मनुष्य को मजबूत बनाता है, दूसरा उसे केवल आज्ञाकारी। मुक्ति युद्ध नहीं, पुनर्निर्माण। समाधान परिवार और समाज से युद्ध में नहीं है और ना ही अंधी आजादी में। समाधान है पुनर्निर्माण में, ऐसी संरचना में जहां संवाद की संस्कृति हो, परामर्श को कमजोरी न माना जाए, व्यक्ति की एजेंसी को स्वीकार किया जाए, सामाजिक अपेक्षाओं की सीमा तय की जाए और प्रेम और नियंत्रण के बीच का अंतर समझा जाए। परिवार और समाज मनुष्य के शत्रु नहीं है, लेकिन वे उसके सबसे बड़े ठेकेदार बन सकते हैं यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा स्वयं तय करने का साहस ना करे। ईश्वर और उसकी एजेंसी, पवित्रता की ठेकेदारी, आस्था का प्रबंधन और आध्यात्मिक सत्ता का केंद्रीकरण। मनुष्य ने जब पहली बार आकाश में बिजली चमकते देखी, समुद्र की गर्जना सुनी या जंगल के अंधेरे में अपने अस्तित्व को असहाय पाया, उसी क्षण ईश्वर का जन्म हुआ। ईश्वर भय का उत्तर था, अज्ञात की व्याख्या था और जीवन को अर्थ देने का प्रयास। पर इतिहास की सबसे सूक्ष्म, सबसे प्रभावशाली राजनीति यहीं से शुरू हुई। जिस ईश्वर को मनुष्य ने गढ़ा था, उसी ईश्वर का अधिकार मनुष्य से छीन लिया गया। ईश्वर अब मनुष्य का अनुभव नहीं रहा, वो सत्ता संरचनाओं की संपत्ति बन गया और इस संपत्ति के रखवाले बने धार्मिक प्राधिकारी, पुरोहित वर्ग, धर्म ठेकेदार और पवित्रता के स्वघोषित संरक्षक। मध्यस्थता का जन्म, ईश्वर और मनुष्य के बीच दीवार। मानव इतिहास का पहला महान राजनीतिक आविष्कार था ईश्वर के नाम पर एजेंसी। लोगों से कहा गया, ईश्वर से सीधा संवाद संभव नहीं, उस तक पहुंचने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक दूत, एक व्याख्याता। इस मध्यस्थता ने 3 निर्णायक भूमिकाएं निभाई। ईश्वर की भाषा का अनुवाद किया, ईश्वर की इच्छा तय की और ईश्वर के नाम पर आदेश जारी किए। धीरे धीरे ईश्वर और अधिक दूर होता गया और उसका एजेंट और अधिक शक्तिशाली। ईश्वर आस्था का विषय रहा, एजेंट सत्ता का। पवित्रता सबसे बड़ा संसाधन। धर्म के ठेकेदारों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि पवित्रता सबसे प्रभावी पूंजी है। जिसे पवित्र घोषित कर दिया जाए, उस पर प्रश्न उठाना अपने आप अपराध बन जाता है। पवित्रता को 3 स्तरों पर केंद्रीकृत किया गया। पवित्र वस्तुएं, ग्रंथ, मूर्तियां, प्रतीक। पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च, तीर्थ। पवित्र व्यक्ति, गुरु, संत, मौलवी, पादरी, पुरोहित। जो पवित्रता का प्रबंधन करता है, वो अदृश्य सत्ता का स्वामी बन जाता है। ऐसी सत्ता जिसे चुनौती देना अधर्म कहा जाता है। आस्था का उद्योग, ईश्वर की इच्छा का व्यवसाय। जब ईश्वर दूर हो और उसकी व्याख्या करने वाला हर समय उपस्थित हो, तो आस्था अनुभव नहीं रहती, उद्योग बन जाती है। धर्म अब तय करता है कौन सा कर्म अनिवार्य है, कौन सा पाप है, कौन सा अनुष्ठान आवश्यक है, कौन सा दान पुण्य है, किससे ईश्वर प्रसन्न होगा। मनुष्य ईश्वर से संवाद नहीं करता, वो नियमों की सूची पूरी करता है। ईश्वर से संबंध नहीं बनता, केवल प्रोटोकॉल निभाया जाता है, जैसे किसी संस्था के आदेश। भय, पाप की अर्थव्यवस्था। धर्म का सबसे शक्तिशाली औजार भय है। भय से संचालित मनुष्य तर्क नहीं करता, वो समर्पण करता है। लोगों से कहा गया, ईश्वर क्रोधित हो जाएगा, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, दंड भोगना पड़ेगा, पूरी वंश रेखा पतित हो जाएगी। जितनी ऊंची पवित्रता, उतना गहरा पाप का डर। इस तरह एक स्थायी मनोवैज्ञानिक अर्थव्यवस्था बनी, जहां भय पूंजी है और मोक्ष उसका उत्पाद। धर्म, अनुभव से संस्था तक। जैसे जैसे धर्म संस्थाओं में ढलता गया, मठ, मंदिर समूह, चर्च तंत्र, मजहबी संगठन, आध्यात्मिकता, प्रशासनिक अनुशासन बनती चली गई। 4 निर्णायक बदलाव हुए। धर्म निजी अनुभव से सार्वजनिक नियंत्रण बन गया। आध्यात्मिकता नियमों में बदल गई। प्रश्न पूछना अवज्ञा कहलाया। विचार की जगह अनुयायीपन ने ले ली। धर्म अब आत्मा का विषय नहीं, प्रबंधन का क्षेत्र बन गया। ईश्वर का हथियार बनना। धर्म ठेकेदार जानते थे, आस्था भावनात्मक शक्ति है और जब भावनाएं भड़कती हैं तो तर्क मौन हो जाता है। इसलिए ईश्वर का उपयोग होने लगा विभाजन के लिए, संघर्ष के लिए, प्रभुत्व के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, सामाजिक अनुशासन के लिए।
जो ईश्वर मनुष्य को जोड़ने के लिए था, वो पहचान की दीवार बनाने लगा, हम और वे के बीच। ईश्वर की पुनः प्राप्ति, मनुष्य की वापसी। इतिहास ये भी बताता है कि हर युग में एक प्रतिरोध जन्म लेता है। एक आवाज उठती है जो कहती है, ईश्वर मेरा अनुभव है, किसी संस्था की संपत्ति नहीं। बुद्ध, ईसा, कबीर, नानक, सूफी, उपनिषद, हर परंपरा में ऐसे स्वर मिलते हैं जो ईश्वर को एजेंटों से छीनकर मनुष्य को लौटाने का प्रयास करते हैं। आधुनिक मनुष्य के लिए चुनौती धर्म को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी एजेंसी को मनुष्य केंद्रित करना है। निष्कर्ष, ईश्वर की स्वतंत्रता, मनुष्य की मुक्ति। यदि ईश्वर को किसी एक भाषा में, किसी एक स्थान में, किसी एक रीति में कैद कर दिया जाए तो मनुष्य भी कैद हो जाता है। ईश्वर को मुक्त करना दरअसल मनुष्य को मुक्त करना है। धर्म की ठेकेदारी उसी दिन टूटेगी जिस दिन मनुष्य निडर होकर कह सकेगा, मेरी आस्था मेरा अधिकार है और मेरा ईश्वर किसी संस्था का एजेंट नहीं। पाप, पुण्य और भय, नियंत्रण का अदृश्य तंत्र, धर्म आधारित भय और सामाजिक अनुशासन। मनुष्य के भीतर भय सबसे पुरानी भावना है और शायद सबसे गहरी भी। जंगल के अंधेरे में, आकाश की गर्जना में, अज्ञात भविष्य के सामने भय ने ही मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया। जब मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की और नैतिकता की अवधारणा घड़ी, उसी क्षण भय ने धर्म के भीतर प्रवेश कर लिया। धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को सत्य, करुणा और विवेक की ओर ले जाना था। लेकिन जैसे ही धर्म ठेकेदारों, प्राधिकारियों और संस्थागत सत्ता के हाथों में गया, वो मार्गदर्शन नहीं रहा, वो नियंत्रण बन गया। पाप और पुण्य की व्यवस्था ऊपर से देखने में आध्यात्मिक लगती है, लेकिन भीतर से ये मनोवैज्ञानिक अनुशासन का एक अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावी तंत्र है। ये ऐसा नियंत्रण है जिसके लिए बाहर किसी प्रहरी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रहरी मनुष्य के भीतर ही बैठा होता है। पाप, भय का पहला बीज। पाप का आरंभिक अर्थ सरल था, वो कर्म जो मनुष्य को सत्य और करुणा से दूर ले जाए। लेकिन समय के साथ ये परिभाषा बदली। अब पाप वो नहीं रहा जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। अब पाप वो हो गया जिसे धार्मिक सत्ता अनुचित घोषित कर दे। इस परिवर्तन के साथ पाप नैतिक चेतावनी से अनुशासनात्मक हथियार में बदल गया। मनुष्य को सिखाया गया कि वो केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने विचारों से भी दोषी हो सकता है। ये भय इतना गहरा बैठा कि पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन पाप का डर वंशानुगत स्मृति बन गया। पुण्य, स्वर्ग का वादा, आज्ञाकारिता की कीमत। पाप का भय तभी प्रभावी हो सकता था जब उसके सामने पुण्य का आकर्षण रखा जाए। धर्म ने वादा किया, जो आज्ञा मानेगा वो पुण्य कमाएगा, जो नियम निभाएगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जो दान देगा उसे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इस प्रकार पुण्य आध्यात्मिक जागृति नहीं रहा, वो एक प्रकार की नैतिक मुद्रा बन गया। मानो पुण्य किसी अदृश्य खाते में जमा हो रहा हो और उस खाते का संचालन धर्म के ठेकेदारों के हाथ में हो। कौन पुण्य का अधिकारी है, कितना पुण्य पर्याप्त है और किसे मोक्ष मिलेगा, इन सब का निर्णय मनुष्य नहीं करता। भय, भीतर बैठा अदृश्य प्रहरी। धर्म आधारित भय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसके लिए किसी बाहरी निगरानी की आवश्यकता नहीं। मनुष्य के भीतर ही एक अदृश्य आंख बैठा दी गई, जो हर कर्म देखती है, हर शब्द सुनती है, हर विचार का लेखा रखती है। मनुष्य अकेला होता है, फिर भी अकेला नहीं होता। वो हमेशा किसी ऊपर वाले की निगरानी में जीता है। ये आत्मनियंत्रण धर्म के ठेकेदारों के लिए सबसे कारगर औजार बन गया। उन्हें दंड देने की जरूरत नहीं, मनुष्य स्वयं को दंडित करता रहता है। नियमों की भूल भुलैया। पाप और पुण्य को जीवन के हर कोने में फैला दिया गया। क्या खाना है, कैसा पहनना है, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, कौन सी दिशा शुभ है, कौन सा कर्म अशुद्ध है। जीवन अब स्वाभाविक नहीं रहा, वो पवित्रता के नियमों की एक भूल भुलैया बन गया। एक सरल समीकरण गढ़ दिया गया, पवित्रता बराबर पुण्य, भंग बराबर पाप। धीरे धीरे मनुष्य अपनी इच्छाओं से डरने लगा। जो भीतर से उठता था वो भी पाप जैसा लगने लगा। भय और समाज
अनुशासन की सामूहिक डोरी। भय केवल व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करता, वो समुदाय को भी एक सूत्र में बांधता है। जब पूरा समाज एक ही पाप से डरता है और एक ही पुण्य की कामना करता है, तो वो एक ही व्यवस्था में बंध जाता है। धर्म आधारित भय सामाजिक अनुशासन, समूह निष्ठा, परंपरा की निरंतरता और सत्ता की स्थिरता का आधार बन जाता है। समाज स्थिर दिखाई देता है, लेकिन व्यक्ति इस स्थिरता के बोझ तले दबा रहता है। भय का दुरुपयोग, मौन सत्ता। सत्ता जानती है, डर जितना सूक्ष्म होगा, नियंत्रण उतना गहरा होगा। इसलिए प्रश्न को पाप कहा जाता है, असहमति को विद्रोह, आलोचना को अधर्म और इच्छा को अनैतिक। धर्म के ठेकेदारों ने मनुष्य के सबसे कोमल क्षेत्र, उसकी आत्मा को नियंत्रण का साधन बना लिया। शरीर को बांधने के लिए रस्सी चाहिए, लेकिन आत्मा को बांधने के लिए केवल भय पर्याप्त है। भय के पार आस्था की वास्तविक शुरुआत। सच्ची आध्यात्मिकता भय से जन्म नहीं लेती, वो अनुभव से उपजती है। मनुष्य को ये समझना होगा, नैतिकता का स्रोत भय नहीं, विवेक है। पवित्रता का आधार नियम नहीं, संवेदना है। पुण्य का अर्थ आज्ञाकारिता नहीं, करुणा है। पाप का अर्थ दमन नहीं, किसी को चोट पहुंचाना है। जब धर्म में भय की जगह समझ और नियम की जगह अनुभव आएगा, तभी आध्यात्मिकता मुक्ति का मार्ग बनेगी। लक्ष्य धर्मी मनुष्य नहीं, स्वतंत्र मनुष्य होना चाहिए। निष्कर्ष, भय टूटेगा तो मानवता खिलेगी। जब तक धर्म पाप पुण्य के भय पर टिका है, मानवता पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती। भय मनुष्य को छोटा करता है, आध्यात्मिकता उसे विशाल बनाती है। मुक्ति उस दिन आएगी जब मनुष्य निडर होकर कह सके, मैं पाप के डर से नहीं, पुण्य की लालसा से नहीं, सत्य की खोज से जीता हूं। यही धर्म का सार है और यही मानवता का मार्ग। धार्मिक बाजार, आस्था का लेन देन, पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक उद्योग की अर्थव्यवस्था। धर्म का जन्म मनुष्य की उस आंतरिक प्यास से हुआ था जो शांति चाहती थी, अर्थ खोजती थी और अनिश्चित जीवन को सहारा देना चाहती थी। ईश्वर कोई व्यापारिक विचार नहीं था, वो एक अनुभव था, एक भरोसा, एक मौन संवाद। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, सत्ताएं मजबूत हुईं और संस्थाएं फैलती गईं, धर्म विश्वास से संरचना बना, संरचना से संस्था बना और संस्था से धीरे धीरे एक उद्योग। आस्था की पवित्र भूमि पर लेन देन की धूल जमने लगी। और आज स्थिति ये है कि ईश्वर की भक्ति और धार्मिक व्यापार के बीच की रेखा अक्सर दिखाई ही नहीं देती। आस्था का औद्योगिकीकरण। जब किसी समाज में मांग स्थायी हो और आपूर्ति अस्पष्ट, तो बाजार का जन्म स्वतः हो जाता है। धर्म में यही हुआ। मनुष्य की आस्था गहरी, अस्थिर और अनंत सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार बन गई। और पुरोहित वर्ग, धार्मिक संस्थाएं और आध्यात्मिक संगठन इसके स्वाभाविक सप्लायर। धीरे धीरे भक्ति के चारों ओर सेवाओं की परतें चढ़ने लगीं। पूजा के पैकेज, विशेष अनुष्ठान योजनाएं, ऑनलाइन दर्शन, प्रसाद की होम डिलीवरी, तीर्थयात्रा प्रबंधन, विशेष आशीर्वाद। धर्म अब अनुभव नहीं रहा, वो एक प्रोडक्ट बन गया जिसकी पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है और प्रचार रणनीति भी। पवित्रता, मूल्य और कीमत। धार्मिक बाजार का सबसे विचित्र और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब पवित्रता भी बिकने लगी है। वीआईपी दर्शन, प्राथमिकता पूजा, विशेष हवन, मनोकामना पूर्ति पैकेज। पैसा जितना अधिक, उतनी ईश्वर तक सीधी पहुंच। सिद्धांततः ईश्वर सभी के लिए समान है, लेकिन व्यवहार में उनके द्वार तक पहुंच गंभीर रूप से असमान। इस प्रकार धर्म के भीतर एक नई वर्ग व्यवस्था जन्म लेती है, धनी आस्तिक और साधारण आस्तिक। ईश्वर के सामने भी समानता अब सशर्त हो जाती है। आयोजनों की अर्थव्यवस्था। आज के बड़े धार्मिक आयोजन, कुंभ, रथयात्रा, धार्मिक मेले, विशाल जुलूस अब केवल आध्यात्मिक घटनाएं नहीं हैं, वे आर्थिक इंजन हैं। इनसे जुड़ता है पर्यटन, सुरक्षा तंत्र, राजनैतिक उपस्थिति, दान और चंदा, मीडिया कवरेज, विज्ञापन, स्थानीय व्यापार, ठेके और सप्लाई चेन।
धर्म अब एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, जहां भावनाएं इंजन हैं और पैसा ईंधन। डिजिटल आस्था नया बाजार। इंटरनेट ने आस्था को नया मंच दे दिया है। अब पूजा भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है। लाइव पूजा, डिजिटल प्रसाद, वर्चुअल तीर्थ, ऑनलाइन गुरु, डिजिटल आश्रम। ये वो दौर है जहां आस्था डेटा बन रही है। भक्तों की सूची, उनकी पसंद, उनकी दान क्षमता, सब कुछ एक मार्केट डैशबोर्ड की तरह प्रबंधित किया जाता है। धर्म अब एल्गोरिथम से संचालित हो रहा है। आस्था का मनोविज्ञान, लेन देन का आधार। धार्मिक बाजार तर्क पर नहीं, भावनाओं पर चलता है। भय, आकांक्षा, अपराध बोध, मोक्ष की चाह, सामाजिक सम्मान, भविष्य की चिंता। जब ये भावनाएं अपने चरम पर होती हैं, तभी सेवा का मूल्य सबसे अधिक वसूला जाता है। इसलिए आपदा, बीमारी, मृत्यु, संकट धार्मिक बाजार के लिए अवसर बन जाते हैं। मनुष्य की कमजोरी यहां सबसे बड़ा संसाधन है। धार्मिक ठेकेदारों का नेटवर्क। इस विशाल बाजार को कुछ प्रमुख समूह संचालित करते हैं। पुरोहित और पंडित वर्ग, धार्मिक ट्रस्ट और संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरु और उनके संगठन, धार्मिक पर्यटन उद्योग, राजनैतिक समर्थक, मीडिया और मार्केटिंग एजेंसियां। इन सब के बीच ईश्वर धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाता है। आगे रह जाती है उसकी ब्रांड वैल्यू। असहज प्रश्न। क्या आस्था का कोई मूल्य तय किया जा सकता है? क्या ईश्वर तक पहुंच पैसे से खरीदी जा सकती है? क्या धर्म का व्यवसायीकरण अपरिहार्य था? क्या भक्त और ग्राहक अब एक ही हैं? क्या मनुष्य ने आध्यात्मिकता को भी बाजार में बेच दिया है? यदि धर्म का उद्देश्य मुक्ति था, तो ये बाजार मनुष्य को किस दिशा में ले जा रहा है? निष्कर्ष, जब धर्म उद्योग बनता है, धर्म और बाजार का ये संगम आधुनिक सभ्यता की सबसे गहरी त्रासदियों में से एक है। ये वो बिंदु है जहां मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी आउटसोर्स कर देता है और ठेकेदारों का ये नेटवर्क उसकी आत्मा तक का हिसाब रखने लगता है। जब धर्म उद्योग बनता है, तो आस्था लेन-देन बन जाती है और इस सौदे की कीमत सबसे अधिक मानवता चुकाती है। सत्ता का वैध ठेका। राष्ट्र, कानून और अधिकार। राज्य द्वारा व्यवस्था और शक्ति के औचित्य का निर्माण। राज्य को अक्सर शांति का प्रहरी, सुरक्षा का संरक्षक और न्याय का अंतिम सहारा कहा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि राज्य के बिना अराजकता है, कानून के बिना अन्याय है और राष्ट्र के बिना पहचान का संकट। लेकिन इतिहास एक अलग कहानी कहता है। इतिहास बताता है कि जिस क्षण कोई व्यवस्था शक्ति की वैधता अपने हाथ में ले लेती है, वो प्रतिनिधि से अधिक ठेकेदार बन जाती है। वो लोगों की ओर से बोलने से अधिक लोगों पर अधिकार करने लगती है। राष्ट्र, कानून और अधिकार, ये तीनों मिलकर एक ऐसा तंत्र रचते हैं जो बाहर से सुरक्षा का वादा करता है, पर भीतर से नियंत्रण का जाल बन जाता है। राष्ट्र, एक कल्पना, एक अनुबंध। राष्ट्र कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है, न वो पहाड़ है, न नदी, न हवा। राष्ट्र एक कल्पित समुदाय है जिसे इतिहास, संस्कृति, प्रतीकों और भावनाओं से गढ़ा जाता है। राज्य इस कल्पना का सबसे बड़ा संरक्षक बनकर नागरिक से कहता है, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, मेरे बिना तुम असुरक्षित हो, मेरी सीमा ही तुम्हारी पहचान है। धीरे धीरे राष्ट्र एक भावनात्मक अनुबंध बन जाता है, जहां नागरिक अपनी कुछ स्वतंत्रताएं सौंपता है और बदले में सुरक्षा का वादा पाता है। ये वादा अक्सर अधूरा होता है, शर्तों से भरा होता है और सभी के लिए समान नहीं होता। लेकिन राष्ट्र भावना इतनी गहराई से बुनी जाती है कि इस असमानता पर प्रश्न करना भी देशद्रोह जैसा प्रतीत होने लगता है। कानून, लिखित नियंत्रण। कानून को व्यवस्था और न्याय का सबसे पवित्र उपकरण माना जाता है, और सच भी है, कानून के बिना सामाजिक जीवन संभव नहीं। लेकिन यही कानून जब सत्ता के हाथ में जाता है, तो केवल न्याय का साधन नहीं रहता, वो वैध शक्ति का प्रमाण पत्र बन जाता है। कानून के जरिए राज्य तय करता है क्या सही है, क्या गलत, कौन आदर्श नागरिक है, कौन संदिग्ध, किसे दंड मिलेगा, किसे छूट, कौन सा अधिकार कब लागू होगा। इस तरह कानून तटस्थता का मुखौटा पहनकर अक्सर एक राजनीतिक एजेंडा, सामाजिक अनुशासन के रूप में लागू करता है। जनता इसे आज्ञा पालन समझती है, राज्य इसे अपनी वैधता। अधिकार, उदारता का भ्रम।
हमें बताया जाता है कि अधिकार जन्मसिद्ध हैं, लेकिन व्यवहार में राज्य उन्हें ऐसे वितरित करता है मानो वो कृपा कर रहा हो। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गोपनीयता, न्याय, इन सब की सीमाएं, इनकी व्याख्याएं और इनके निलंबन की स्थितियां राज्य तय करता है। आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये शब्द अधिकारों को रोकने के वैध औजार बन जाते हैं। यही वो क्षण है जब नागरिकता सहभागिता नहीं, नियंत्रण का अनुबंध बन जाती है। व्यवस्था का औचित्य, सत्ता की भाषा। राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसका बल नहीं, उसका औचित्य है। राज्य अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए लगातार एक कथा रचता है। शिक्षा के माध्यम से, मीडिया के जरिए, इतिहास लेखन द्वारा, न्यायिक भाषा से, राष्ट्रीय प्रतीकों और पर्वों से, भय और सुरक्षा के नैरेटिव से, हर जगह एक ही संदेश दोहराया जाता है। जो हम कर रहे हैं वही आवश्यक है। तुम्हारी भलाई हमारे निर्णयों में निहित है। धीरे धीरे राष्ट्र अनिवार्य बन जाता है और नागरिक अपने ही संरक्षक पर आश्रित। सुरक्षा, भय का सबसे सफल व्यापार। राज्य का सबसे प्रभावी हथियार डंडा नहीं, भय है। बाहरी दुश्मन, आंतरिक खतरे, आतंकवाद, आर्थिक संकट, सांस्कृतिक विघटन, कानून व्यवस्था का डर। जब भी समाज असुरक्षित महसूस करता है, राज्य और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भय सत्ता का ईंधन है और सुरक्षा उसका व्यापार। राज्य, एक मशीन और उसके ठेकेदार। राज्य अकेली इकाई नहीं है, वो ठेकेदारों के नेटवर्क से चलता है। नौकरशाही, राजनीतिक दल, न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाएं, पुलिस और सुरक्षा बल, नीति निर्माता, सलाहकार और लॉबी समूह, मीडिया नेटवर्क, ये सभी मिलकर एक विशाल मशीन बनाते हैं, जहां नागरिक धीरे धीरे पुर्जे बन जाते हैं। असली प्रश्न, यहीं कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। क्या राज्य मनुष्य के लिए बना था या मनुष्य राज्य के लिए? क्या अधिकार उपहार हैं या अस्तित्व की शर्त? क्या कानून न्याय देता है या नियंत्रण? क्या राष्ट्र सामूहिक चेतना है या सामूहिक अनुशासन? क्या राज्य सुरक्षा देता है या भय पैदा करके अपनी सत्ता को स्थायी बनाता है? इन प्रश्नों से भागा जा सकता है, लेकिन इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। निष्कर्ष, ठेका कब टूटेगा? राज्य का वैध ठेका तभी टूटेगा जब मनुष्य अपने अधिकारों को प्रसाद की तरह नहीं, अस्तित्व की तरह समझेगा। जब नागरिक अनुशासन से आगे चेतना की ओर बढ़ेगा, और यही चेतना ठेकेदारों के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। सुरक्षा का मिथक, डर के सहारे शासन। खतरे, सरहदें, राष्ट्रवाद और सत्ता का संरक्षण। मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म से ही असुरक्षित था। न उसके पास तेज दांत थे, न मजबूत पंजे, न मोटी खाल। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सामूहिकता। इसीलिए उसने सुरक्षा की परतें बनाई। पहले गुफा, फिर बस्ती, फिर समाज और अंततः राज्य और राष्ट्र। सुरक्षा की ये खोज स्वाभाविक थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सुरक्षा एक भावना नहीं बल्कि एक शासन नीति बन गई। धीरे धीरे सुरक्षा की भाषा डर की राजनीति में बदलती चली गई और सत्ता ने समझ लिया, डर सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ ईंधन है। 1. खतरे, वास्तविकता नहीं, धारणा का निर्माण। हर युग में खतरे रहे हैं, लेकिन हर खतरा उतना खतरनाक नहीं होता जितना उसे बताया जाता है। खतरे दो प्रकार के होते हैं, एक जो वास्तव में मौजूद होते हैं और दूसरे जो कहानियों, भाषणों और सुर्खियों में बार बार पैदा किए जाते हैं। शासन को दूसरे प्रकार के खतरे अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, समय समय पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर नया नाम दिया जा सकता है। इस तरह खतरा एक वास्तविकता नहीं, एक नैरेटिव बन जाता है जो सत्ता की जरूरतों के अनुसार चलता है। 2. सरहदें, सुरक्षा का मुखौटा, नियंत्रण की रेखा। सरहदें बनाई गई थीं सुरक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे वे पहचान की जेल बन गईं। अब मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो भाषा में बटा, धर्म में बटा, जाति और नस्ल में बटा। राजनीति ने सरहदों को अस्तित्व का प्रश्न बना दिया, जबकि सरहदें अक्सर भीतर की विफलताओं से ध्यान हटाने का साधन होती हैं। जब जनता सीमा पर खतरा देखती है तो वो भीतर की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को भूल जाती है। राष्ट्रवाद, भावनाओं की ठेकेदारी।
राष्ट्रवाद मूलतः एक भावना है, लेकिन सत्ता के हाथ में पड़ते ही वो एक औजार बन जाता है। राष्ट्रवाद के नाम पर आलोचना को देशद्रोह कहा जाता है, असहमति को अपराध और प्रश्न पूछने को खतरा। जैसे जैसे राष्ट्र ऊंचा होता जाता है, व्यक्ति छोटा होता जाता है और सत्ता और विशाल। 4. सुरक्षा उद्योग, डर की अर्थव्यवस्था। आज सुरक्षा एक विचार नहीं, एक उद्योग है। हथियार, निगरानी तंत्र, सीमा प्रबंधन, डिजिटल सर्विलांस, डेटा संग्रह। खतरे जितने बड़े बताए जाते हैं, सुरक्षा उद्योग उतना ही फलता फूलता है। डर का बाजार कभी मंदा नहीं पड़ता, क्योंकि खतरे कभी समाप्त नहीं होने दिए जाते। 5. डर, शासन का सबसे विश्वसनीय संसाधन। डर में जीता समाज सवाल नहीं करता, वो सुरक्षा मांगता है, और जब जनता सुरक्षा मांगती है तो वो स्वतंत्रता सौंप देती है। यही वो क्षण होता है जब सत्ता नागरिक के वर्तमान ही नहीं, उसके भविष्य पर भी अधिकार जमा लेती है। 6. निगरानी, अदृश्य पिंजरा। सुरक्षा के नाम पर राज्य सब देखना चाहता है। आपकी बातें, आपकी पसंद, आपकी गतिविधियां, आपका डेटा। ये पिंजरा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें रहते रहते मनुष्य स्वतंत्र होना भूल जाता है। 7. सुरक्षा का मिथक, अंतिम प्रश्न। क्या खतरा सचमुच उतना बड़ा है? क्या डर के बिना भी समाज चल सकता है? क्या सुरक्षा का अर्थ नियंत्रण ही है? क्या राष्ट्र मनुष्य के लिए है या मनुष्य राष्ट्र के लिए? जब सुरक्षा नियंत्रण बन जाती है और डर नीति, तब लोकतंत्र केवल एक शब्द रह जाता है। उपसंहार, सुरक्षा का पुनर्पाठ। सुरक्षा का मिथक तब टूटता है जब मनुष्य समझता है, सबसे बड़ा खतरा सीमा के बाहर नहीं, बल्कि उस सत्ता में है जो डर के सहारे उसकी चेतना, स्वतंत्रता और भविष्य पर स्थायी अधिकार चाहती है। सच्ची सुरक्षा संरचनाओं से नहीं, जागरूक नागरिकता से आती है। और जब सुरक्षा डर नहीं, चेतना बन जाती है, तभी समाज वास्तव में सुरक्षित होता है। लोकतंत्र में ठेकेदार प्रतिनिधियों का स्वामी कौन? लोकतंत्र की कहानी अक्सर एक सुंदर वाक्य से शुरू होती है, ये जनता का शासन है, जनता द्वारा, जनता के लिए। ये वाक्य इतना दोहराया गया है कि अब ये एक सत्य कम और एक मंत्र अधिक बन चुका है। मंत्र जिसे दोहराने से सुकून मिलता है, पर जिसे समझने की जहमत कम ही उठाई जाती है। अगर लोकतंत्र सचमुच जनता का शासन है, तो एक सरल प्रश्न उठता है, सत्ता का वास्तविक स्वामी कौन है? जनता या वे संरचनाएं जो जनता के नाम पर शासन करती हैं? प्रतिनिधि की कहानी, दूत या एजेंट? हर चुनाव के बाद एक प्रतिनिधि सत्ता में प्रवेश करता है। वो जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है, मैं आपका सेवक हूं। पर सत्ता के गलियारों में प्रवेश करते ही उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और धीरे धीरे उसका स्वामी भी। वो प्रतिनिधि किसका ऋणी होता है? उस दल का जिसने उसे टिकट दिया, उस पूंजी का जिसने उसका प्रचार चलाया, उन समूहों का जिन्होंने वोटों का गणित साधा और उन संस्थाओं का जिन्होंने उसे स्वीकार्य बनाया। जनता उसकी नैतिक वजह हो सकती है, लेकिन राजनीति में नैतिकता अक्सर सबसे कमजोर अनुबंध होती है। राजनीतिक दल विचार नहीं, व्यवस्था। किताबों में दल विचारधारा के वाहक होते हैं, पर व्यवहार में वे सत्ता के प्रबंधक हैं। वे तय करते हैं कौन बोलेगा, कौन खड़ा होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दल जनता से ऊपर बैठकर लोकतंत्र को संचालित करता है और प्रतिनिधि जनता से पहले दल के प्रति जवाबदेह हो जाता है। यहां लोकतंत्र नहीं, आंतरिक अनुशासन राज करता है। चुनाव, विकल्प या भ्रम? चुनाव को स्वतंत्र इच्छा का पर्व कहा जाता है, पर यह पर्व पहले से तय मंच पर मनाया जाता है। जनता को चुनने की आजादी है, लेकिन केवल उन्हीं विकल्पों में से जो पहले से तय कर दिए गए हैं। ये चयन का लोकतंत्र है, निर्माण का नहीं। जैसे किसी रेस्तरां में ग्राहक वही खा सकता है जो मेन्यू में है, भले ही उसे भूख कुछ और की हो। पूंजी, लोकतंत्र का मौन स्वामी। चुनाव महंगे होते हैं और महंगी चीजें कभी मुफ्त नहीं होती। जो पैसा देता है वो निर्णय में हिस्सा भी मांगता है। इसीलिए सत्ता में आने के बाद प्रतिनिधि जनता को धन्यवाद देता है, पर नीतियां उन हाथों के लिए बनती हैं जिन्होंने रास्ता बनाया था। यहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है।
वोट सरकार बनाता है पर नीति पैसा बनाता है। नौकरशाही, स्थायी सत्ता। नेता बदलते हैं, सरकारें गिरती बनती हैं, पर फाइलें वहीं रहती हैं। नौकरशाही लोकतंत्र की वो दीवार है जिस पर सत्ता टिकती है। कई बार नीति वही तय करती है, प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करता है। ये स्थायित्व लोकतंत्र को चलाता भी है और नियंत्रित भी। मीडिया, कथा का निर्देशक। जनता वही सोचती है जो वो देखती है, और वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। मीडिया मुद्दे तय करता है, नायक गढ़ता है, खलनायक बनाता है। वो लोकतंत्र का दर्पण नहीं बल्कि उसका सेट डिजाइनर बन चुका है। जनता, मालिक या उपभोक्ता। लोकतंत्र में जनता को अधिकार मिलते हैं, वोट, विरोध, अभिव्यक्ति, पर ये पूर्ण स्वतंत्रताएं नहीं बल्कि सीमित लाइसेंस हैं। जनता सवाल कर सकती है पर निर्णय नहीं। वो मालिक कम और एक अनुबंधित उपभोक्ता अधिक बन चुकी है, जो सेवा के बदले विश्वास और वोट देती है। अंतिम प्रश्न, तो प्रतिनिधि वास्तव में किसका प्रतिनिधि है? जनता का, दल का, पूंजी का, संस्थाओं का? जब तक इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, लोकतंत्र एक आदर्श कम और ठेकेदारों की व्यवस्था अधिक रहेगा। उपसंहार, लोकतंत्र जीवित तभी रहता है जब जनता केवल मतदान न करे बल्कि निगरानी भी करे, और प्रतिनिधि तभी प्रतिनिधि कहलाता है जब उसका स्वामी जनता हो, न कि सत्ता संरचनाएं। अन्यथा लोकतंत्र जनता का शासन नहीं, जनता के नाम पर किया गया प्रबंधन बनकर रह जाता है। पूंजी का साम्राज्य, बाजार बनाम मनुष्य। मनुष्य ने बाजार बनाया था अपनी जरूरतों को आसान करने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए और संसाधनों के न्यायपूर्ण आदान प्रदान के लिए। पर इतिहास की किसी अनदेखी मोड़ पर यह रिश्ता उलट गया। बाजार जो कभी साधन था, धीरे धीरे लक्ष्य बन गया, और मनुष्य जो कभी केंद्र में था, किनारे धकेल दिया गया। ये अध्याय उसी उलटफेर की कथा है जहां अर्थव्यवस्था ने मानवता पर शासन करना शुरू किया। पूंजी का जन्म, शक्ति का पहला संकेंद्रण। अर्थव्यवस्था मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है, पर पूंजी का साम्राज्य तब शुरू हुआ जब धन और संसाधन कुछ हाथों में केंद्रित होने लगे। पहले ये शक्ति भूमि में सिमटी, फिर कारखानों में, और आज डेटा, तकनीक और वित्तीय संस्थानों में। जब धन केवल लेन देन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये तय करने लगा कि कौन बोलेगा, कौन जिएगा और कौन पीछे छूटेगा, तभी बाजार और मनुष्य के बीच एक नई असमान रेखा खिंच गई। बाजार का विस्तार, नागरिक से उपभोक्ता तक। शुरुआत में बाजार जरूरतों के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन आधुनिक पूंजीवाद ने एक नया सिद्धांत गढ़ा, जरूरतें पैदा करो। यही मनुष्य का रूपांतरण शुरू हुआ। वो नागरिक नहीं रहा, वो उपभोक्ता बन गया। वो व्यक्ति नहीं रहा, वो डेटा बिंदु बन गया। उसकी इच्छाएं अब उसकी नहीं रहीं, उन्हें विज्ञापनों, एल्गोरिदम और ट्रेंड्स ने गढ़ना शुरू कर दिया। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, बाजार तय करने लगा। विकास का नया देवता, जीडीपी। पूंजी के साम्राज्य को अपने ईश्वर की आवश्यकता थी, और उसने जीडीपी को गढ़ लिया। जीडीपी बढ़े तो देश विकसित कहलाया, भले ही भीतर से समाज टूट रहा हो। जीडीपी कभी नहीं पूछता कितने लोग सम्मान से जी रहे हैं, कितने सुरक्षित हैं, कितने संतुलित और संतुष्ट हैं। जीडीपी केवल खर्च गिनता है, और खर्च करने वाला मनुष्य इस गणना में स्वयं एक वस्तु बन जाता है। वैश्वीकरण, बिना सीमा का साम्राज्य। कभी साम्राज्य तलवार से फैलते थे, आज वे कॉन्ट्रैक्ट से फैलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश में उत्पादन करती हैं, दूसरे में बेचती हैं, तीसरे में टैक्स बचाती हैं, और चौथे में कानूनी सुरक्षा खोजती हैं। पूंजी पहली शक्ति बन गई जिसकी कोई जमीन नहीं, कोई नागरिकता नहीं और कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं। तकनीक और पूंजी, खतरनाक गठबंधन। तकनीक मानवता की सेवा के लिए बनी थी, लेकिन जब उसका विवाह पूंजी से हुआ तो वो नियंत्रण का औजार बन गई। अब निर्णय मनुष्य नहीं करता, एल्गोरिथम करते हैं। किसे देखें, किसे सुने, किससे डरें, किससे प्रेम करें, सब कुछ डेटा तय करता है। स्वतंत्रता दिखती है, पर चुनाव नियंत्रित हैं। वित्तीय बाजार, भविष्य की नीलामी। आज बाजार केवल वस्तुओं का नहीं, भविष्य का व्यापार करता है। शेयर, डेरिवेटिव, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये सब ऐसी गति से चलते हैं जहां मानव जीवन का मूल्य केवल एक संख्या बन जाता है। एक क्लिक में अरबों हिलते हैं, और आम आदमी की जिंदगी महंगाई, बेरोजगारी और अस्थिरता में उलझ जाती है। पूंजी का दिल अब मानव धड़कनों से कट चुका है। श्रम का अवमूल्यन,
मनुष्य बनाम मशीन। कभी कहा जाता था श्रम ही विकास का आधार है। आज कहा जाता है अगर मशीन कर सकती है तो मनुष्य क्यों। स्थायी नौकरियां टूटती गईं, गिग इकोनॉमी आई, असुरक्षा सामान्य बन गई। मनुष्य अब संसाधन नहीं, खर्च समझा जाने लगा। पूंजी का अंतिम लक्ष्य। पूंजी केवल एक ही भाषा समझती है, लाभ। इस भाषा में पर्यावरण बाधा है, मानव अधिकार खर्च और समाज केवल बाजार। जब लाभ ईश्वर बन जाता है तो मानवता स्वाभाविक रूप से बलि चढ़ती है। मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था एक विकल्प। समस्या पूंजी नहीं है, समस्या उसका निरंकुश साम्राज्य है। समाधान है अर्थव्यवस्था को फिर से मनुष्य के अधीन लाना, जहां बाजार साधन हो और मनुष्य उद्देश्य, जहां लाभ हो पर गरिमा के साथ। समापन, वो प्रश्न जो लौटाया जाना चाहिए। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेज बढ़ रही है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये किसके लिए बढ़ रही है। यदि बाजार मनुष्य का मूल्य तय करेगा तो मानवता एक उत्पाद बन जाएगी, और यदि मनुष्य मूल्य तय करेगा तो बाजार फिर से एक साधन बन सकेगा। यही मानवता को चुनना है, बाजार की दिशा में बहना है या उसे अपनी दिशा में मोड़ना है। श्रम, अवसर और असमानता, विकास की ठेकेदारी। एक कथा उस व्यवस्था की जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ तय करती है। विकास का चमकता पोस्टर। विकास हमेशा एक वादा बनकर आता है, चमकदार शब्दों में, बड़े दावों के साथ। कहा जाता है यह विकास सबके लिए है, लेकिन जब हम आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग तेजी से ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग वहीं खड़े हैं या हर दिन थोड़ा और नीचे खिसकते जा रहे हैं। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर विकास सबके लिए है तो अवसर सबको क्यों नहीं मिलता? ये किताब उसी सवाल की यात्रा है। 1. श्रम का मूल्य कौन तय करता है? हर सुबह शहर जागता है, कोई लैपटॉप खोलता है, कोई खेत में उतरता है, कोई ईंट उठाता है, कोई फाइल बनाता है। सब काम कर रहे हैं, सब श्रम कर रहे हैं। फिर भी कुछ का श्रम स्किल कहलाता है और कुछ का श्रम सिर्फ लेबर। ये फर्क प्राकृतिक नहीं है, ये सिखाया गया है, ये तय किया गया है। पूंजी की सत्ता तय करती है किसका श्रम निवेश है और किसका श्रम बोझ। यहीं से असमानता की नींव पड़ती है। 2. अवसर का पहला दरवाजा, जन्म। हमें बताया गया अवसर योग्यता से मिलता है, लेकिन किताबें ये नहीं बताती कि योग्यता से पहले जन्म आता है। किस घर में जन्म हुआ, किस भाषा में पहला शब्द बोला, किस स्कूल की दीवारों के बीच पढ़ाई हुई, किसने रास्ता दिखाया, इन सब का योग्यता से पहले फैसला हो चुका होता है। अवसर की दौड़ सबके लिए एक सी नहीं होती। कुछ लोग पहले से ट्रैक पर खड़े होते हैं और कुछ को ट्रैक तक पहुंचने में ही जीवन लग जाता है। 3. अदृश्य दीवारें। कुछ दीवारें ईंट की नहीं होती, वे दिखाई नहीं देती पर रोक लेती हैं। भाषा का डर, शहर का एहसास, नेटवर्क की कमी, तुम यहाँ के नहीं लगते जैसे वाक्य। इन दीवारों पर कोई तख्ती नहीं लगी, फिर भी ये सबसे ऊंची हैं। अवसर इन्हीं दीवारों के भीतर पलता है और बाहर वालों को कहता है तुम तैयार नहीं हो। 4. शिक्षा, अधिकार से उत्पाद तक। कभी शिक्षा प्रश्न पूछना सिखाती थी, अब वो प्रतियोगिता जीतना सिखाती है। महंगे स्कूल, निजी कॉलेज, कोचिंग की फैक्ट्रियां ज्ञान नहीं, टिकट बेच रही हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास प्रमाण पत्र है, जिसके पास प्रमाण पत्र है उसके पास अवसर है। शिक्षा अब समानता का साधन नहीं, असमानता को वैध बनाने का औजार बन चुकी है। 5. श्रम बनाम पूंजी। जब पूंजी महंगी होती है और श्रम सस्ता, तो अवसर स्वाभाविक रूप से पूंजी की ओर झुक जाता है। पैसा अवसर पैदा करता है, अवसर और पैसा पैदा करता है, और जो शुरुआत में खाली हाथ है वो चक्र से बाहर ही रहता है। ये कोई संयोग नहीं, ये डिजाइन है। 6. विकास का कॉन्ट्रैक्ट। आज विकास एक विचार नहीं, एक समझौता है। सरकार, कंपनियां, मीडिया, शिक्षा उद्योग, टेक प्लेटफॉर्म सब मिलकर तय करते हैं किसकी कहानी सफलता कहलाएगी। लाखों मेहनतकश हैं, पर विकास के पोस्टर पर हमेशा वही चेहरे होते हैं जो इस गठजोड़ के भीतर हैं। 7. मेहनत का मिथक। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत सब कुछ नहीं है। दुनिया की सबसे कठिन मेहनत वही लोग करते हैं जिन्हें सबसे कम अवसर मिला। मेहनत इंजन है, अवसर ईंधन, और बिना ईंधन के कोई भी इंजन दूर नहीं जाता। 8. असमानता एक व्यवस्था। असमानता कोई दुर्घटना नहीं, ये बनी हुई है, संरक्षित है, क्योंकि असमानता से श्रम सस्ता रहता है और अवसर महंगा, और यही पूंजी की सबसे बड़ी जरूरत है। 9. अवसर का लोकतंत्र।
अगर विकास सच में सबके लिए चाहिए तो अवसर को भी लोकतांत्रिक बनाना होगा, शिक्षा को अधिकार बनाना होगा, श्रम को गरिमा देनी होगी, नेटवर्क तक सबकी पहुंच बनानी होगी, शहर गांव की दीवार गिरानी होगी। अवसर दान नहीं, अधिकार है। अंतिम अध्याय। एक प्रश्न। आज हर संघर्ष का मूल प्रश्न यही है कि मैं श्रम की कतार में खड़ा हूं या अवसर के गलियारे में। जब तक अवसर कुछ के लिए सुरक्षित रहेगा, विकास ठेकेदारी ही रहेगा। और सच्चा विकास उस दिन शुरू होगा जब श्रम का मूल्य मनुष्य की गरिमा से तय होगा, पूंजी की सुविधा से नहीं। उपभोक्ता, मानव मनोविज्ञान पर बाजार का कब्जा। एक समय था जब मनुष्य वस्तुएं बनाता था, अपने श्रम से, अपनी जरूरतों के लिए। आज समय बदल चुका है। अब वस्तुएं मनुष्य बनाती हैं। हम ये मानते हैं कि हम जो खरीदते हैं वो हमारी पसंद है, लेकिन ये अध्याय उसी विश्वास को धीरे धीरे खोलता है और दिखाता है कि कैसे बाजार ने हमारी जेब से आगे बढ़कर हमारे मन को अपना उपनिवेश बना लिया है। अब हम चीजें नहीं खरीदते, हम उन इच्छाओं को खरीदते हैं जो हमें पहले सिखाई जाती हैं। 1. इच्छाओं का जन्म, जब चाहत आपकी नहीं होती। इच्छाएं कभी जन्मजात नहीं होती। जन्मजात होती हैं सिर्फ जरूरतें, भूख, नींद, सुरक्षा, संबंध। लेकिन बाजार ने एक अद्भुत कला सीख ली है। वो इच्छाओं को जरूरत जैसा महसूस कराता है। पहले वो आपकी कमी खोजता है, फिर उस कमी को आपको दिखाता है आईने, स्क्रीन, विज्ञापन और तुलना के जरिए, और अंत में उसी कमी का समाधान बेच देता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देता है। वो बाजार की आवाज सुनने लगता है और उसे ही अपनी इच्छा समझ बैठता है। 2. भावनाओं का शोषण, जब मन आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है। बाजार मनोविज्ञान को ज्ञान नहीं, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उसे पता है आप कब अकेले होते हैं, कब असुरक्षित महसूस करते हैं, कब आपको मान्यता चाहिए, कब आप थके, दुखी या उत्साहित होते हैं। और हर भावना के ठीक उसी क्षण आपके सामने एक उत्पाद रख दिया जाता है। अकेलापन एक ऐप बन जाता है, तनाव एक शॉपिंग कार्ट, महत्वाकांक्षा एक महंगा ब्रांड, असुरक्षा एक ब्यूटी प्रोडक्ट। अब भावना पहले नहीं आती, अब खरीद ही भावना बन चुकी है। 3. ध्यान का युद्ध, आप उत्पाद नहीं, आपका समय है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, आपका ध्यान है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर स्क्रीन आपके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लाइक्स, नोटिफिकेशन, अनंत स्क्रोल, ये सुविधाएं नहीं, हथियार हैं। जब बाजार आपका ध्यान नियंत्रित करता है तो आपके निर्णय भी उसी के हो जाते हैं, और तब मनुष्य के पास ध्यान देने की स्वतंत्रता भी नहीं बचती। 4. आदतों की फैक्ट्री, जब आप मशीन बन जाते हैं। बाजार अब केवल वस्तुएं नहीं बेचता, वो आदतें बेचता है। एक आदत मतलब लंबे समय तक स्थायी उपभोग। रिमाइंडर, सब्सक्रिप्शन, ऑटो रिन्यू, इनाम चक्र, रिवॉर्ड लूप्स, सबका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को सोचने से मुक्त करना और उपभोग से बांध देना। जब व्यक्ति आदत की मशीन बन जाता है तो वो बाजार का सबसे भरोसेमंद ग्राहक होता है। 5. पहचान का संकट, मैं कौन हूं। कभी मनुष्य कहता था मैं हूं इसलिए मैं करता हूं। आज कहा जाता है मैं खरीदता हूं इसलिए मैं हूं। अब पहचान कपड़ों से, फोन से, सोशल प्रोफाइल से, ब्रांड से तय होती है। व्यक्ति पीछे छूट जाता है और उसके आगे एक चलता फिरता ब्रांड आ जाता है। 6. चुनाव का भ्रम, आजादी जैसा दिखता नियंत्रण। बाजार कहता है चुनाव आपका है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि विकल्प किसने चुने हैं। आप उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। चुनाव का ये भ्रम आपको स्वतंत्र महसूस कराता है, जबकि भीतर से आप पूरी तरह नियंत्रित होते हैं। 7. उपभोग बराबर सफलता, नई नैतिकता। आज समाज का नया नैतिक नियम है, जो जितना उपभोग करता है वो उतना सफल माना जाता है। कम उपभोग बराबर पिछड़ापन, अधिक उपभोग बराबर प्रतिष्ठा। यही बाजार संस्कृति को भी खरीद लेता है। 8. भविष्य का उपभोक्ता, एआई और नई दासता। अब बाजार आपकी आदतें ही नहीं, आपके भविष्य के निर्णय भी जानना चाहता है। एआई, डेटा, व्यवहार विश्लेषण, सब मिलकर आपके सोचने से पहले सोच लेते हैं। ये वो समय है जब स्वतंत्र इच्छा एक ऐतिहासिक मिथक बनती जा रही है। 9. मुक्ति की शुरुआत, उपभोक्ता से नागरिक। मुक्ति का अर्थ बाजार छोड़ना नहीं, उसे उसकी सीमा में रखना है। अपनी इच्छाओं पर सवाल करना, अपने ध्यान की रक्षा करना, कम में संतोष खोजना, भावनाओं को खरीद से अलग करना
और सबसे जरूरी, खुद को उपभोक्ता नहीं, नागरिक समझना। 10. निष्कर्ष। सबसे बड़ा साम्राज्य मन पर होता है। बाजार ने दुनिया नहीं बदली, उसने मनुष्य के भीतर की दुनिया बदल दी। आज संघर्ष धन का नहीं, मनोविज्ञान पर नियंत्रण का है। जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं और चुनावों का स्वामी बन जाता है, उसी दिन बाजार की सत्ता हिलने लगती है, क्योंकि बाजार को साधन बनाना ही मुक्ति है और साधन को स्वामी बनाना ही दास्ता। कृत्रिम स्वतंत्रता, आजादी के भ्रम की पहचान। मनुष्य खुद को आजाद समझ ले तो उसे बांधना सबसे आसान हो जाता है। हम आज उस दुनिया में जी रहे हैं जहां स्वतंत्रता का प्रदर्शन स्वतंत्रता की वास्तविकता से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम दिखते हैं कि आजाद हैं, लेकिन असल में पहले से कहीं अधिक नियंत्रित हैं। ये वो आजादी है जो महसूस होती है, पर वास्तविकता में होती नहीं। 1. स्वतंत्रता का भ्रम, विकल्पों की अधिकता बराबर स्वतंत्रता। आधुनिक समाज हमें बताता है, देखो, तुम्हारे पास सैकड़ों ब्रांड हैं, हजारों ऐप हैं, लाखों मनोरंजन विकल्प हैं, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन क्या ये सच में स्वतंत्रता है? नहीं। जब विकल्प वही हों जिन्हें सत्ता निर्माण ने पहले तय कर रखा है, तो चुनाव वास्तव में आपका कैसे हो सकता है? हमसे कहा जाता है, जो चाहे चुनो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो विकल्प सामने है वो तय किसने किया। विकल्पों की अधिकता स्वतंत्रता नहीं, निर्णयों के स्रोत पर आपका नियंत्रण होना ही असली स्वतंत्रता है। 2. कृत्रिम स्वतंत्रता की राजनीति, नियंत्रण का नया हथियार। पहले नियंत्रण था बाहरी, जंजीरें, कैद, प्रतिबंध। अब नियंत्रण है आंतरिक, पसंदें, आदतें, इच्छाएं, भावनाएं, डिजिटल व्यवहार। मनुष्य पर शासन करने के लिए अब उसे रोका नहीं जाता, उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो स्वतंत्र है। ये नए युग की सत्ता है, जहां दास्ता स्वेच्छा जैसी महसूस होती है। 3. डिजिटल स्वतंत्रता, ऐप ने आपको चुना। हम सोचते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे टूल हैं। असल में हम उनके संसाधन हैं। हम स्क्रॉल करते हैं, वे डेटा बनाते हैं। हम क्लिक करते हैं, वे भविष्य पढ़ते हैं। हम अपनी पसंद दिखाते हैं, वे हमें प्रोग्राम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, असल में हमारा हर निर्णय पहले से अनुमानित होता है। ये स्वतंत्रता नहीं, ये नियंत्रित स्वायत्तता है। 4. आर्थिक स्वतंत्रता, कमाई या खर्च करवाने का जाल। आज हम कहते हैं, मैं कमाता हूं इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कमाई का हर रूप हमें बाजार की मशीन में शामिल कर देता है। EMI, क्रेडिट कार्ड, सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब स्वतंत्रता दिखाते हैं, लेकिन आर्थिक दास्ता बांधते हैं। कर्ज आधारित जीवन आज की झूठी स्वतंत्रता का प्रतीक है। 5. सामाजिक स्वतंत्रता, भीड़ में बांधी आजादी। सोशल मीडिया ने व्यक्तित्व को आजादी नहीं दी, उसे मंच पर धकेल दिया। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप क्या हैं, बल्कि ये है कि लोग आपको क्या मानते हैं। पोस्ट, लाइक, फॉलोअर्स, भीड़ की स्वीकृति पर आधारित स्वतंत्रता असली स्वतंत्रता नहीं, बल्कि निर्भरता का पॉलिश्ड रूप है। 6. राजनैतिक स्वतंत्रता, वोट आपका, कथा उनकी। हमें लगता है कि वोट हमारा है इसलिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वोट का अर्थ तभी स्वतंत्र है जब हमारी राजनीतिक चेतना स्वतंत्र हो। आज राजनीति का सबसे बड़ा औजार विचार नहीं, नैरेटिव है। नैरेटिव तय करता है कि हम किसे सही मानेंगे, किसे गलत, किसे देशभक्त, किसे दुश्मन। जब सोच नियंत्रित हो जाए तो वोट की स्वतंत्रता केवल भ्रम बन जाती है। 7. मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, इच्छाएं आपकी है या उधार की। असली सवाल यही है, मैं जो चाहता हूं वो मैं क्यों चाहता हूं। यदि आपकी इच्छाएं विज्ञापनों, समाज, धर्म, एल्गोरिदम या परंपरा से निर्मित है, तो आप स्वतंत्र नहीं, निर्मित व्यक्तित्व के मालिक हैं। असली स्वतंत्रता इच्छाओं पर मालिकाना से शुरू होती है, न कि उनके पीछे भागने से। 8. कृत्रिम स्वतंत्रता का संकेत, अकेलापन। जब व्यक्ति तकनीकी रूप से जुड़ा है लेकिन भावनात्मक रूप से अकेला है, तो समझ लीजिए ये स्वतंत्रता नहीं, निर्भरता का काम कर रही है। कृत्रिम स्वतंत्रता व्यक्ति को वस्तुओं, स्क्रीन और उपभोग से जोड़ती है। मनुष्य वयस्क दिखते हुए भी एल्गोरिदम ट्रेंड बच्चा बन जाता है, जो खुद को स्वतंत्र समझता है लेकिन नियंत्रित होता है।
9. वास्तविक स्वतंत्रता की पहचान। सच्ची स्वतंत्रता 3 स्तरों पर मिलती है। विचार की स्वतंत्रता, आपकी सोच आपकी हो। इच्छा की स्वतंत्रता, आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं और क्यों। निर्णय की स्वतंत्रता, आप वही करते हैं जो आप समझते हैं, न कि जो बाजार, समाज या भीड़ आपसे करवाना चाहती है। असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक साहस है। 10. निष्कर्ष। स्वतंत्रता मनुष्य के भीतर है। कृत्रिम स्वतंत्रता चुनाव देती है, पर नियंत्रण भी साथ देती है। ये झूठी आजादी का जाल तलवार से नहीं, सजगता से टूटता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भय और पहचान पर प्रश्न करना शुरू करता है, तब कृत्रिम स्वतंत्रता ढहने लगती है। सच्ची स्वतंत्रता का पहला कदम है, मुझे क्या नियंत्रित कर रहा है, मैं उसे पहचानूं। मनुष्य की वापसी यहीं से शुरू होती है, स्वयं की स्वतंत्रता की वापसी से। ठेकेदारी व्यवस्था से मुक्ति, क्या विकल्प संभव है? ठेकेदारी व्यवस्था, जहां समाज, धर्म, राज्य और अर्थव्यवस्था के ठेकेदार हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, सिर्फ संरचना नहीं बल्कि एक मानसिकता भी है। ये मान्यता कि कोई हमें ऊपर से नियंत्रित करे इतनी गहरी बस चुकी है कि स्वतंत्रता की कल्पना भी डराती है। मुक्ति की संभावना तभी उभरती है जब हम इस मानसिक ढांचे को तोड़ने का साहस जुटाएं। लेकिन क्या वास्तव में विकल्प संभव है? यदि हां, तो वो कैसा होगा? आइए हम उस दुनिया की खोज करें जहां मनुष्य केंद्र में हो, ठेकेदार नहीं। पहला कदम, मानसिक विमुक्ति। मुक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से शुरू होती है। जब हम जिम्मेदारी दूसरों को ठेके पर दे देते हैं तो ठेकेदार पैदा होते हैं। इसलिए पहला कदम है जिम्मेदारी का निजीकरण। स्वतंत्रता का मतलब नियमहीनता नहीं है, बल्कि आत्मनियमन की क्षमता है। जो व्यक्ति स्वयं को संचालित करना सीख लेता है, उसे नियंत्रित करने के लिए किसी बाहरी ठेकेदार की जरूरत नहीं होती। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठेकेदारों का अंत। केंद्रीकृत सत्ता हमेशा ठेकेदार पैदा करती है। जहां शक्ति केंद्रित होती है, वहां उसके चारों ओर दलाल, बिचौलिए और ठेकेदार जमा हो जाते हैं। इसलिए समाधान है सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीति में स्थानीय शासन को वास्तविक शक्ति दें। अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसाय, स्थानीय उत्पादन, साझा स्वामित्व। डिजिटल क्षेत्र में डेटा और डिजिटल पहचान पर व्यक्ति का नियंत्रण। ज्ञान में शिक्षा और विज्ञान को मोनोपोली से मुक्त करना। साथ ही निर्णय प्रक्रिया को बड़े ढांचों से निकालकर समुदाय के हाथों में देना होगा। जो परिणाम भुगतता है, वही निर्णय लेने में शामिल हो। सहभागिता आधारित मॉडल, नागरिक बने सह-निर्माता। ठेकेदारी व्यवस्था नागरिक को पैसिव बनाती है। विकल्प वही है जिसमें हर व्यक्ति सक्रिय भूमिका निभाए। सहभागी लोकतंत्र, वोट देकर 5 साल की जिम्मेदारी छोड़ने की जगह नीति निर्माण के हर स्तर में शामिल होना। सहकारी अर्थव्यवस्था, उत्पादन और लाभ का नियंत्रण कामगारों और समुदाय के पास। ओपन सोर्स समाज, ज्ञान, तकनीक, कला, अनुसंधान का साझा स्वामित्व। ये मॉडल नागरिक को पैसिव उपभोक्ता नहीं, सह-निर्माता बनाता है। नैतिक ढांचे का पुनर्निर्माण, मानवता केंद्र में। अधिकतर नैतिकता धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, बाजार, ठेकेदारों द्वारा बनाई गई है। ये नियंत्रण पैदा करती है, मुक्ति नहीं। सच्ची मानवता सम्मत नैतिकता कहती है, कष्ट कम करना प्राथमिकता हो, व्यक्ति की गरिमा सर्वोच्च हो, स्वतंत्रता और करुणा साथ साथ चले, सत्य की खोज संस्थागत नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आधारित हो। भविष्य का मॉडल नेटवर्क आधारित समाज। हमारा भविष्य केंद्रीकृत पिरामिड नहीं, बल्कि विकेंद्रीकृत जाल जैसा होगा। विशेषताएं, कोई केंद्र बिंदु नहीं, शक्ति वितरित, निर्णय भागीदारी आधारित, आर्थिक अवसर साझा, डिजिटल पहचान सुरक्षित। संस्थाएं, सामुदायिक उत्पादन केंद्र, ओपन डेटा ट्रस्ट, मानवता परिषदें, डिजिटल महानगर, जहां नागरिकता भूगोल से नहीं, योगदान से तय होती है। ये यूटोपिया नहीं, ये प्रक्रिया है। ये अध्याय कोई तैयार मॉडल नहीं देता, क्योंकि समाधान किसी एक किताब, नेता या विचारधारा में बंद नहीं हो सकता। सच्चा विकल्प तंत्र नहीं, प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य ठेकेदारों के जाल को पहचानता है, अपनी जिम्मेदारी लेता है, दूसरों के साथ मिलकर साझा संरचनाएं बनाता है। अंतिम सत्य, ठेकेदारी व्यवस्था इसलिए मजबूत है क्योंकि हम उसे मजबूत रहने देते हैं। मुक्ति तब संभव है जब हम उसे संभव बनाने का निर्णय लें। हर मनुष्य जब ये समझ लेता है कि सत्ता बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है, तो ठेकेदारों का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगता है। यही वो क्षण है जहां मानवता की वापसी शुरू होती है,
न किसी देवता द्वारा, न किसी राज्य द्वारा, न किसी बाजार द्वारा, बल्कि स्वयं मनुष्य द्वारा, जो अपने अस्तित्व को फिर से वापस ले लेता है। नई मानव सभ्यता की रूपरेखा। मनुष्य केंद्र में, ठेकेदार नहीं। मानव सभ्यता एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक ओर ठेकेदारों, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक की जकड़न है। दूसरी ओर मनुष्य की सदियों पुरानी आकांक्षा, स्वतंत्र, गरिमामय और अर्थपूर्ण जीवन। ये अध्याय भविष्य की ऐसी सभ्यता का खाका प्रस्तुत करता है जहां केंद्र में संस्थाएं, शक्तियां, बाजार या देवता नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य होगा। उसका अनुभव, उसकी स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसकी चेतना। ये कोई यूटोपिया नहीं है, ये दिशा है, एक साझा मानव भविष्य की रूपरेखा। एक, सामाजिक संरचना, समुदाय आधारित, व्यक्ति केंद्रित। क, परिवार और समुदाय का नया मॉडल। आज परिवार और समुदाय अक्सर नियंत्रण के औजार बन जाते हैं। भविष्य में उनका उद्देश्य सहयोग और समर्थन होगा। मुख्य सिद्धांत: व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि, समुदाय दमन नहीं, सहयोग का ढांचा, संबंध स्वामित्व पर नहीं, साझेदारी पर आधारित, पीढ़ियों के बीच ज्ञान साझाकरण की नई प्रणाली। ख, पहचान की राजनीति का विघटन। पहचान जाति, धर्म, संस्कृति नियंत्रण का सबसे पुराना हथियार रही है। नई सभ्यता में पहचान बहुविकल्पीय, स्वैच्छिक और परिवर्तनशील होगी। जन्म आधारित पहचान निर्णायक नहीं होगी, व्यक्ति को अपनी पहचान स्वयं गढ़ने का अधिकार। विविधता को भय नहीं, संपदा माना जाएगा। 2, धार्मिक संरचना, आस्था का विकेंद्रीकरण, आध्यात्मिकता का निजीकरण। धर्म अब संगठित सत्ता नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आस्था का माध्यम होगा। ईश्वर की एजेंसी समाप्त, कोई संस्था, गुरु या संगठन मध्यस्थ नहीं बनेगा। आध्यात्मिकता का निजीकरण, हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं तय करेगा। धर्म का नया कार्य, नैतिक परामर्श, सामुदायिक सद्भाव और व्यक्तिगत विकास। धर्म अब नियम नहीं बनाएगा, केवल सहयोग देगा। 3, राजनीतिक संरचना, शक्ति का विकेंद्रीकरण, नागरिक का सशक्तिकरण। राज्य अब मनुष्य का रक्षक होगा, न कि नियंत्रक। क, बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत शासन, स्थानीय लोकतांत्रिक परिषदें, क्षेत्रीय नेटवर्क आधारित प्रशासन, विश्वस्तरीय मानवता परिषद, ह्यूमैनिटी काउंसिल। ख, नागरिक की प्रत्यक्ष भागीदारी, डिजिटल जनमत, सहभागी बजट, कानून निर्माण में सीधा योगदान। ग, सुरक्षा की नई परिभाषा। सुरक्षा अब केवल सीमा रक्षा नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक, डिजिटल और मानव अधिकारों की सुरक्षा। 4, आर्थिक संरचना, पूंजी नहीं, मनुष्य केंद्र में। नई अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सार्थक बनाना, न कि केवल उत्पादन बढ़ाना। सहकारी और समुदाय आधारित अर्थव्यवस्था, उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व, स्थानीय ऊर्जा और उद्योग, लाभ का समान वितरण। साझा संसाधन, पानी, हवा, डेटा, ज्ञान, मानवता की साझा संपदा। श्रम का पुनर्मूल्यांकन, मूल्य अब मानव योगदान पर आधारित। तकनीकी अर्थव्यवस्था का मानवीकरण, तकनीक मनुष्य को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, बल्कि मुक्त करेगी। 5, ज्ञान प्रणाली, खुले ज्ञान का युग। ज्ञान अब किसी संस्था, विश्वविद्यालय या कंपनी का निजी अधिकार नहीं होगा। ओपन नॉलेज नेटवर्क, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय, वैश्विक पाठ्यक्रम और कौशल विकास मंच हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री नहीं, चेतना का विकास। 6, तकनीकी ढांचा, उपकरण नहीं, साझेदार। नई सभ्यता में तकनीक मनुष्य पर शासन नहीं करेगी, बल्कि सहयोग करेगी। एआई का पारदर्शी उपयोग, डेटा पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार, तकनीक का नैतिक विनियमन, मानव केंद्रित तकनीक की वैश्विक संहिता। 7, भविष्य की नागरिकता, भूगोल नहीं, योगदान आधारित। नागरिकता जन्म का अधिकार नहीं, बल्कि मानवता में योगदान का अधिकार होगी। स्थानीय नागरिकता, समुदाय में भागीदारी, डिजिटल नागरिकता, वैश्विक नेटवर्क में योगदान। मानवता नागरिकता, मानव मूल्यों का पालन। तीनों मिलकर नई वैश्विक पहचान बनाएंगे। 8, सभ्यता के मूल सिद्धांत, मानवता का संविधान। नई मानव सभ्यता निम्न सिद्धांतों पर आधारित होगी। मानव गरिमा सर्वोच्च,
स्वतंत्रता बराबर आत्मनियमन और जिम्मेदारी, शक्ति का विकेंद्रीकरण, संसाधनों का साझा स्वामित्व, तकनीक का नैतिक उपयोग, सहयोग को प्राथमिकता, प्रतिस्पर्धा सीमित, विविधता बराबर सभ्यता की शक्ति, आध्यात्मिकता निजी, नैतिकता सार्वभौमिक। 9. निष्कर्ष। नई सभ्यता का मार्ग मनुष्य से होकर जाता है। नई मानव सभ्यता कोई सरकार या धर्म नहीं है, ये विश्वास है मनुष्य की क्षमता में, जो कभी पूरी तरह उपयोग नहीं की गई। ये सभ्यता कहती है मनुष्य ही स्रोत है, साधन है और लक्ष्य है। जब समाज, धर्म, राज्य और अर्थव्यवस्था मनुष्य की सेवा करेंगे, न कि मनुष्य उनके लिए, तब ठेकेदारी का युग समाप्त होगा और मानवता का वास्तविक युग शुरू होगा।